भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के नाते 34 सालों तक मध्य प्रदेश में कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के साथ उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले माननीय डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव आज हमारे बीच हैं। पुलिस से जुड़े मुद्दों पर हम सबको अनुभवजन्य और उपयोगी जानकारी देने के लिए। अब इससे पहले कि हम डॉक्टर श्रीवास्तव जी को मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करें, उनके बारे में कुछ चीजें आपके साथ साझा करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद से आप रिटायर हुए। श्रीवास्तव जी जिलों में या और रेंज में और सशस्त्र पुलिस में, पुलिस मुख्यालय में और अन्य विभागों में जहां भी जिस भी पद पर नियुक्त हुए वहां उन्होंने अपने काम की छाप छोड़ी है, कुछ नया जोड़ा है हर जगह। आप मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों और जोन में पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, एडीजी और आईजी के रूप में कई सेवाएं देने के साथ कई सफलताएं भी अर्जित कर चुके हैं। आपने अविभाजित मध्य प्रदेश के राजनांदगांव जिले में, जो अब छत्तीसगढ़ में है, वहां एसपी के रूप में शस्त्र से शास्त्र तक नामक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से पुलिस को जोड़ने की अच्छी पहल की। सागर के एसपी के नाते आपने अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए अलग से सागर मॉडल तैयार किया। अविभाजित मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने जनहित में कई नवाचार किए, जैसे आपसी समझाइश से घरेलू झगड़ों के निपटारे के लिए परिवार परामर्श केंद्र शुरू करने की पहल की, जो अब आम बात हो चुकी है। अपराधियों में सुधार के लिए आपने उनके योग शिविर लगाए। बाल अपराधियों के मामलों के निपटारे के लिए बाल थाने शुरू किए, हेल्पलाइन भी शुरू की और मोबाइल थानों की भी शुरुआत की। अपराधों की रोकथाम के लिए आपने एसपी के नाते बिलासपुर जिले में शिक्षा शिविर भी लगाए। इसके अलावा ई पुलिसिंग भी शुरू की। बिलासपुर जिले में पुलिस और जनता के बीच सीधे संवाद के लिए पुलिस की वेबसाइट का भी आपने श्री गणेश किया। और यह सब नवाचार डॉक्टर श्रीवास्तव ने तब किए जब हेल्पलाइन, ई पुलिसिंग और वेबसाइट वगैरह आज की तरह आम बात नहीं थी। पुलिस मुख्यालय भोपाल में सीआईडी के डीआईजी के पद पर रहते हुए आपने मध्य प्रदेश में पहली बार कंप्यूटर आधारित अपराधों की जांच पड़ताल के लिए पुलिस में अलग से साइबर क्राइम प्रकोष्ठ बनाया। आपको साइबर क्राइम का एक्सपर्ट भी माना जाता है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव के नाते आपने उच्च स्तरीय प्रबंधन से जुड़े कई मामलों का समाधान करने का जिम्मा सफलतापूर्वक निभाया। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के आईजी के रूप में आपने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और पीड़ित महिलाओं को जल्दी और सही न्याय दिलाने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए। परिवार परामर्श केंद्रों की निगरानी कर उन्हें कारगर बनाने के प्रयास किए। इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए मानक नियमावली लागू की, नियमावली को स्टैंडर्डाइज किया। इंदौर में आईजी का पदभार संभालने के बाद 3 फरवरी 2006 में डॉक्टर श्रीवास्तव जी के पास एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई, धार के भोजशाला विवाद के मामले में। आप सबको याद होगा, भोजशाला में बसंत पंचमी के एक ही दिन सरस्वती पूजा भी होती है और उसी दिन जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए भी लोग भोजशाला में पहुंचते हैं। इसमें दोनों पक्षों के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए थे, सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा पैदा हो गया था, कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती खड़ी हो गई थी, काफी भीड़ धार में जमा हो गई। इस सारे गंभीर मामले का आपने अपनी कार्यकुशलता से सफलतापूर्वक निपटारा किया
भोपाल में आईजी पुलिस के रूप में आपने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए और हर हाल में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी जरूरी कायदे कानूनों का पर बहुत कड़ाई से अमल किया और कराया। आप खेल और युवा कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के भी रहे हैं। उस कार्यकाल में आपने खिलाड़ियों के लिए बेहतर नतीजे देने वाले वातावरण तैयार करने की पहल की। उदीयमान प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज के लिए और उनको पहचान करके आगे लाने के लिए उन्हें अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए। मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त के रूप में भी आपने कई नवाचार किए, विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार किए, वाहनों से जुड़े मामलों का डिजिटलाइजेशन करने की पहल की और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए परिवहन विभाग के जनता से जुड़े सभी कामों के लिए ऑनलाइन कार्यप्रणाली अपनाने जैसे अनेक सुधारात्मक कदम उठाए, जिससे लोगों को आरटीओ दफ्तरों के चक्कर काटने की परेशानी से निजात मिली। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर भी एक हद तक अंकुश लगा। इसी तरह मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के नाते डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने सभी प्रोजेक्ट्स को गुणवत्ता के साथ कार्य रूप में परिणित किया, जिसके लिए राज्य सरकार ने भी आपकी सराहना की। एक श्रेष्ठ टीम लीडर के रूप में आपकी विशेषता रही है हमेशा नया सीखने के लिए तत्पर रहना, अपने अधीनस्थ कार्मिकों की हर तरह से देखभाल करना, उन्हें काम के बेहतर वातावरण, सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराना, जरूरत होने पर उनकी हर संभव मदद करना। इन सब कारणों से आपने जहां भी काम किया वहां का स्टाफ आज भी आपके कार्यकाल को याद करता है। आपने अपने अनुभव और अनुसंधान के आधार पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। ये पुस्तकें साइबर क्राइम, नक्सली समस्या जैसे अन्य कई विषयों पर लिखी गई है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने फॉरेंसिक साइंस एंड फॉरेंसिक मेडिसिन और डिजास्टर मैनेजमेंट में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित संस्थान से क्राइसिस रेस्पॉन्स ट्रेनिंग ली है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, नेशनल इंडियन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी और इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस आदि से आपने विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। आप सेवानिवृत्ति के बाद फेसबुक लाइव के जरिए आम लोगों को निःशुल्क परामर्श देने की सेवा भी शुरू कर चुके हैं। ऐसी नायाब शख्सियत आज हम सबके बीच है। हम डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव का हार्दिक स्वागत करते हैं और अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर श्रीवास्तव पुलिस से जुड़े उन मुद्दों पर हम सबका मार्गदर्शन करें जिन मुद्दों से आम लोगों का अक्सर वास्ता पड़ता है, और यह भी बता सकें तो बेहतर होगा कि जनता के पुलिस से जुड़े मामलों में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका हो सकती है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आदमी सर, आपने बहुत ज्यादा बोल दिया है मेरे बारे में। आप जैसे लोग, मैं काफी छोड़ देना पड़ा है। आप जैसे, मैं एक चीज बताऊं, आप जैसे लोगों का जनरेशन, और मैंने अभी जो पहले वाला वेबिनार सुना है, ऐसे लोग मिलना बहुत कठिन हो गए। माननीय राज्यसभा सांसद याग्निक जी ने इतना क्लियर माने अपनी बात कही, आजकल ऐसे लोग मिलना बहुत कठिन हो गए हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपके इस वेबिनार में मैं जुड़ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जनरेशन खत्म हो रहा है। आप जैसे लोग अब नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। मैं बहुत देखता हूँ हमारे अपने सर्विस में भी, समाज में भी बहुत पतन हो रहा है, वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहा है, या हो सकता है कोई नया इमर्जिंग ट्रेंड आए और जिसके लिए हम लोग फिट ना हो, और जो आ रहे हैं वो इससे बेहतर हो। ये भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं पुलिसिंग की बात करूं तो पुलिस के बेसिक दो उद्देश्य होते हैं, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आजादी के 75 साल हो गए हैं, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि क्या हम अपने इन दो कार्यों में सफल हुए हैं। अगर प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम हो जाता तो पुलिस की जरूरत नहीं होती।
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाता तो पुलिस की जरूरत ही नहीं होती, बट वी स्टिल हैव पुलिस। मैं कई लोगों से पूछता हूं और पता करता हूं कि हमारी कैसी इमेज है, तो लोग कहते हैं या तो बहुत खराब है या खराब है। बहुत रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, कि कोई कह दे अच्छी है। मैंने जब नौकरी ज्वाइन की तो भोपाल से, बल्कि मध्य प्रदेश आया नहीं था, इंदौर में बीएसएफ में ट्रेनिंग में जा रहा था। तो मैंने भोपाल में ट्रेन से उतर के अखबार खरीदा, नेशनल पुलिस एकेडमी से आया था। तो उसमें लिखा था कि आज तक की सबसे खराब पुलिस व्यवस्था मध्य प्रदेश की है, आज की तारीख में जो पहले रही है, मतलब जितने साल हुए, 86 की बात कर रहा हूं मैं, 87 की। मैं खुद आईजी रहा तो भी मैंने कई बार ये पढ़ा कि सबसे खराब व्यवस्था मेरे समय की है, मेरे दौर की है। कई लोग कहते हैं ये ब्रिटिश लीगेसी कंटिन्यू कर रही है, ये पुलिस हमारे लिए योग्य नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं रिफॉर्म्स के हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स ज्यादातर रद्दी की टोकरी में चले गए। उनके जो नॉन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन वाले थे वो तो लागू हो गए, जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन थे वो नहीं हुए। वो तो पिछले कुछ सालों से, और जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन पे पैसा आ रहा है, नेक्स्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे आ रहा है, टेररिज्म के अगेंस्ट आ रहा है, वो कुछ एक ऐसी सहूलियतें मिली हैं जिससे पुलिस का मॉडर्नाइजेशन दिखने लगा। नहीं तो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट था। थाना सबसे खराब, पुलिस लाइन की स्थिति जेल के बैरक से खराब, ये स्थिति रही है। अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है। मैं चेयरमैन पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन रहा है, हमने जो क्वार्टर्स बनाए उस पर हमारे आईपीएस ऑफिसर्स कह रहे थे कि जो कांस्टेबल्स के लिए बनाए, मॉडर्नाइजेशन का पैसा था, स्टेट गवर्नमेंट का था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, मिक्स उसका एक अपना होती है व्यवस्था, तो वो काफी पैसा मिला और पिछले कुछ सालों से काफी इसमें महत्व मिला। नहीं तो अदरवाइज हमने ये देखा कि पुलिस बहुत ही खराब हालत में थी। अब पुलिस की बुराई क्यों होती है, क्या होती है? सब कहते हैं पुलिस इनकॉम्पिटेंट है। जब घटना हो जाती है तो घटना के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है। हिंदी सिनेमा में आपने देखा होगा, अगर दो कांस्टेबल जा रहे हैं, उनसे बोलो वहां घटना हो रही, तो मुड़ के दूसरी दिशा में चल देते हैं, जब घटना खत्म हो जाएगी तब आ जाएंगे। ये हमारी इमेज है। हम डंडा छाप पुलिस हैं, क्रिमिनल्स हमसे आगे हैं, ये हमारी इमेज है। दूसरी, वी आर वेरी करप्ट, हमारी इमेज है। किसी से पूछो, मैं ट्रेन में बैठता हूँ, कई बार पूछते हैं, बोले वो तो लिफाफा आता है, सबका फिक्स होता है, हफ्ता फिक्स होता है थाने का। बहुत सारी चीजें सही भी हैं, कई हमने ऐसे केसेस सुने हैं, मतलब शर्म आती है हमें। कई बार कहते हैं लोग बिना पैसे के एफआईआर नहीं होता है थाने में, कई जगह सही भी होता है, कई जगह गलत भी होता है। पुलिस इनसेंसिटिव है, गरीब को डंडे मारती है, बड़ों के हाथ पैर जोड़ती, बहुत इनसेंसिटिव है। जब कोई हमारे पास आता है तो उसकी समस्या को हम कहा बैठ जा, मार खा के आया बैठ जा, हमें उसके लिए सेंसिटिविटी नहीं है। वी शुड बी सेंसिटिव। फिर जो सबसे बड़ी चीज लोग कहते हैं कि एक नेक्सस है पॉलिटिशियंस में, जो भी मसल पावर वाला हो, बिजनेस वाला हो, पॉलिटिशियन हो, पुलिस में और ब्यूरोक्रेट्स में एक नेक्सस काम करता है। मैं बताऊंगा, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं बिलासपुर में एसपी था, तो मुरादाबाद से कुछ लोग कपड़े की गठाने बेचने आए थे, जो हमारे शहर में एक अजान देते थे, मौलाना साहब बहुत गरीब परिवार के थे, उनकी लड़की को वो गठान वाले भगा ले गए मुरादाबाद। मेरे पास एक बहुत अच्छा आईपीएस ऑफिसर था, अभी मध्य प्रदेश पुलिस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत अच्छा अफसर था, बहुत दबंग अफसर था। मैंने उसको भेजा कि तुम वहां चले जाओ और उसको रिकवर करके लाओ। वहां पे जब थाने में गए तो थानेदार ने बोला कि भाई वो तो एमएलए साहब की एफआईआर के बिना, के अनुमति बिना हमारे यहाँ एफआईआर नहीं होगा। मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, मेरे एएसपी ने मुझे फोन किया, उन दिनों मोबाइल फोन नहीं होते होते। तो मैं क्योंकि बनारस का रहने वाला हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो मेरे वहाँ के जान पहचान के थे, उनसे सीनियर से मैंने बात की। तो उन्होंने कहा देखो भाई, हम लड़की तो दिलवा देंगे, लेकिन आप तुरंत गाड़ी में बैठाएंगे और यूपी का बॉर्डर क्रॉस करके सीधे मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, ना एफआईआर होगा ना कुछ होगा। आप इस शर्त पे तैयार हो तो आपकी लड़की हम वापस कर सकते हैं। ये स्थिति थी उतने समय की। अब स्थिति बदल गई है, समय बदल रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही, लेकिन हम आपको बता रहे कि हमारे ऐसे नेक्सस चलते थे कि थाने में एफआईआर के लिए लोकल एमएलए की परमिशन चाहिए होती थी। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। झूठे केसेस हम खूब लाद देते हैं, चाहे करप्शन में ला दें, पैसा लेके लाद दें, और या किसी कहने से लाभ दें, या पॉलिटिकल विल पे लगा दें। ये हमारा अनुभव रहा है। और मैं आपको बता दूं, मेरी जिंदगी का, मेरे पूरे पुलिसिंग का
सबसे दुखद पहलू वही रहे हैं जब मैंने किसी निर्दोष की मदद की है और पूरी व्यवस्था मेरे खिलाफ रही है और तरह तरह के आरोप किसी भी तरीके से मुझे घेरने की कोशिश की, और मेरा दुर्भाग्य रहा है कई बार मैं निर्दोष को नहीं बचा पाया हूं और झूठे केसेस में माननीय सीनियर एडवोकेट यहाँ पे थी, राज्यसभा सांसद थी, आपके हमारे इंडियन एक्सप्रेस के शैलेश गांधी जी थे, हरि देसाई जी हैं, प्रवीण पटेल जी हैं, हमारे सूचना आयुक्त तो पुराने अमर आत्मदीप जी हैं। मेरी सबसे बड़ी विडंबना रही है कि मैं निर्दोष लोगों को बहुत सारे केसेस में नहीं बचा पाया हूं, और जब झूठा केस बनता है तो मैं आपको बताऊं उसमें कन्विक्शन भी होता है, क्योंकि एविडेंस बहुत सॉलिड बनाया जाता है। और वो सॉलिड एविडेंस पे मैंने देखा है एक व्यक्ति को उसके परिवार के साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है मर्डर केस में, और मैं जानता था कि केस झूठा था, हम कुछ नहीं कर पाए। आज भी मुझे वो केस याद रहता है, जितने झूठे केसेस में लोग फंसे हैं मुझे एक एक केस याद रहते हैं, और कई में मैं बचा पाया तो दुश्मन बहुत बनाए, जिनमें नहीं बचा पाया उसमें आत्मा रोती है। हम पुलिस अफसरों की ईगो भी बहुत हाई होती है, बहुत हाई ईगो पे हम चलते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, हम अपने को खुदा मानने लगते हैं क्योंकि कानून का डंडा हमारे हाथ में होता है, और जो व्यक्ति जितने नीचे के पद पे होता है उसकी ईगो और अहम उतना ज्यादा होता है। अब मैं बात करूंगी कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, हमें किसको संतुष्ट करना पड़ता है। पहली चीज तो हम पुलिस वाले होते हैं, हमारी क्या अपेक्षाएं होती हैं। हम हिंदी फिल्म में अमिताभ बच्चन, आमिर खान और उनको देख के आते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो बस एकदम सिंघम आ गए हैं और हमें तो किसी को भी गिरफ्तार करने का हक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बहुत पावरफुल हैं। हमने देखे हैं थानेदारों के बंगले ऐसे दिखाते हैं जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में भी वैसे नहीं होते हैं, बड़े झाड़ फनूस लगे हैं, लेकिन सत्यता ऐसी नहीं होती है। सत्यता कुछ अभी सुधर गई है, नहीं तो वही होती है कि जेल के बैरिक से भी खराब हमारे घर होते हैं। सीनियर ऑफिसर्स होते हैं दूसरे स्टेक होल्डर्स, उनकी अपेक्षा होती है उन क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, लोग सेटिस्फाइड रहें, उनकी पोस्टिंग भी सुरक्षित रहे। तीसरे स्टेक होल्डर्स क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी हमसे क्या अपेक्षाएं होती है कि उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। वो थाने में आते हैं क्योंकि हमारा कानून भी कहता है कि एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, चाहे 100 क्रिमिनल फंस जाए। हमारे राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू इंफॉर्मेशन तो है ही, पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बहुत सारी चीजें हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देती है। क्रिमिनल्स को भी वो राइट्स उपलब्ध हैं। वो कहते हैं कि अगर हम आपके थाने में आते हैं तो आप मुझे चाय नहीं पिलाते हैं तो आप मुझे इज्जत से कुर्सी पे बैठाइए, मुझे श्रीमान जी बोलिए, और मुझे चाय नहीं तो एक गिलास पानी तो पिलाइए कम से कम। ये उनकी हमसे अपेक्षाएं होती हैं। जो कंप्लेनेंट होता है उसकी बड़ी विचित्र अपेक्षा होती है। वो कहता है आपका काम है केस डिटेक्ट हो और मेरी तो रिकवरी हो। एक अर्ध सत्य पिक्चर थी जिसमें एक ट्रांजिस्टर चोरी में थानेदार साहब ऊपर उल्टा टांग के और किसी व्यक्ति को मार देते हैं, बाद में मर्डर में फंस जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। हमारे जो कंप्लेनेंट होते हैं उनकी अपेक्षाएं होती है। लोग बोलते हैं पुलिस तो बहुत मारती है, आप लोग तो मारते ही नहीं हो। उससे ठीक से कठोर पूछताछ नहीं हुई। कठोर पूछताछ का क्या मतलब होता है? कठोर पूछताछ वो होती है कि उसको आप मारिए, उल्टा टांगिए, बर्फ की सिल्ली पे लेटाइए, उसको करंट लगाइए। अब ये चीजें व्यवस्थाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, लेकिन ये होती रही हैं, और हिंदी फिल्म तो सबको करती। अब जुडिशियरी अगली एक स्टेक होल्डर है। जुडिशियरी क्या कहती है कि हमें तो लीगल एविडेंस चाहिए, उनको तो रिकॉर्ड पे है, वो तो कानून तो आंख में पट्टी बंधी हुई है, जो रिकॉर्ड पे है वो आपका एविडेंस चाहिए, एंड दैट शुड बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। मैं जब सीआईडी में था तो मैंने एक केस की एनालिसिस सर्कुलेट की थी जिसपे लिखा गया था कि आई एम कन्विंस्ड दैट गर्ल हैज बीन रेप्ड बट पुलिस हैज नॉट बीन एबल टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, इसलिए उसको एक्विटल दिया जाता है। विडंबना थी हमारी। ये केस था, बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया, कन्विक्शन हुआ, रिव्यू हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट ने कुछ सजा दी थी, फिर हाई कोर्ट से रिवर्स हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट से गई। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन था जो सही है, लॉ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि इट शुड बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, देयर शुड बी लीगल एविडेंस, एडमिसिबल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। अब आ जाती है हमारे लेजिस्लेचर। वो सोचते हैं हम तो ब्रिटिश लीगेसी से आए, इट्स अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियंस। इनको हाई हैंडेडनेस होती है, हम जैसा चाहें वैसा करें। कई बार लॉ एंड ऑर्डर में ऐसे डिसीजन वो चाहते हैं कि आप तो इनको उठा के बंद कर दीजिए, इस आंदोलन में आप लाठीचार्ज कर दीजिए, इन आंदोलन में कर दीजिए। बट
मेरे साथ बड़ा अच्छा रहा कि मध्य प्रदेश में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा लॉ एंड ऑर्डर में। जितने भी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, they always said कि you have to be neutral, we have to uphold law and order। हमें मध्य प्रदेश में कानून का राज कायम करना है। हम भोजशाला में फ्राइडे को भारत सरकार के निर्देश थे कि फ्राइडे को नमाज होती है तो नमाज होगी, और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा होती है, सरस्वती पूजा होगी। उस समय सिन्नी एक्टिव था, क्योंकि सिन्नी उस समय बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। उन्होंने माइनॉरिटी सबसे कहा कि आप दो दो हर घर से मुस्लिम जाएंगे और 1 लाख के करीब मुस्लिम मार्च करके और नमाज पढ़ने जाएंगे। हिंदू बीजेपी की नई नई सरकार आई थी, उनमें बहुत उत्साह था कि बहुत साल से हमारा काम पुलिस का ये नहीं है कि हम रिकॉर्ड पे डिसाइड करें कि किसकी ओनरशिप है भोजशाला पे। हमारा काम था कि हम कानून व्यवस्था बनाए रखें। हमको राज शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भारत सरकार के आदेश का आप पालन करिए। आदेश क्या थे, मैं रिपीट कर दूं, आप सब जानते होंगे। सनराइज से 12:30 बजे तक आप पूजा और हवन कराइए। 12:30 से 1 के बीच में आधे घंटे में भोजशाला खाली कराइए। कितने लोगों से? 1 लाख लोगों से। अपन ने सबने देखे सम्मेलन, ट्रैफिक जाम हो या कुछ होता है, 1 लाख लोग के आधे घंटे में हमको भोजशाला खाली कराना है। फिर 1 बजे से 3 बजे तक आप इसमें नमाज पढ़वाइए। कितने लोगों से? उस समय बड़ी मेहनत करके हमने बड़ी धर्म गुरुओं से बातचीत करके उस फिगर को 25,000 ले आ गए थे कि धार के बाहर के लोग वहां नहीं आएंगे। बाद में 3,000 4,000 लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन 3,000 4,000 से भी नमाज पढ़ाना, भोजशाला में अंदर ले जाना, 1 लाख से खाली कराना संभव नहीं था। 3 से 3:30 फिर उन 25,000 लोगों से या जितने माइनॉरिटी लोग हैं उनसे भोजशाला खाली कराइए, और 3:30 बजे से आप फिर से पूजा और हवन शुरू कराइए। मैं सनातन धर्म का हूं, हम जानते हैं हवन बीच में खंडित नहीं होता है, और माइनॉरिटी वाले कभी भी दूसरे धर्म के सामने जो रंगोली बनी हो, हवन चल रहा हो, उसके सामने नमाज नहीं पढ़ेंगे। ईश्वर की देन है, ईश्वर का आशीर्वाद है, और मध्य प्रदेश सरकार का डिटर्मिनेशन था कि मैं आपके सामने बैठा हूं, सस्पेंड नहीं हुआ। नहीं तो जो बाबरी मस्जिद के पुलिस वालों का हाल हुआ था कि सही ने 10-20 साल तक ट्रायल फेस किया, ये हुआ। केवल ईश्वर की कृपा थी, कुछ ऐसा हुआ कि हम सफल हो गए और हम करा ले गए, और एक हमको उसमें अच्छा नाम मिला। हमारा खुद का कोई रोल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल विल मध्य प्रदेश में हमेशा बहुत अच्छी रही है। एक विधायक थे कांग्रेस के, जब मैं इंदौर आईजी था तो वो उनको झूठे केस में उनके पार्टी के ही किसी व्यक्ति ने फंसा दिया। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि मैं कांग्रेस गवर्नमेंट में ओएसडी रहा था चीफ मिनिस्टर का, और वो क्योंकि कांग्रेस के विधायक थे। लेकिन नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का सीएम था, क्लियर कहना था मध्य प्रदेश में झूठ की राजनीति हमको नहीं करना है, कल को हम भी अपोजिशन में आएंगे। तो मध्य प्रदेश के पॉलिटिशियंस का दिल बहुत बड़ा रहा, इसलिए हम सफल हो गए, नहीं तो हमारी स्थिति बहुत बदतर होती। अगला स्टेक होल्डर है प्रेस। आजकल सोशल मीडिया की वजह से प्रेस और हो गया, और प्रेस का काम होता, मैं अपने कई मित्रों से पूछा, भोपाल में जब मैं था तो मेरी किस्मत कुछ ऐसी है, जहां भी मैं रहा अपराध काफी हुए और सनसनीखेज अपराध हुए। भगवान जाने ईश्वर क्या मेरी कहना चाहिए परीक्षा लेता था। हर दूसरे तीसरे चेन स्नैचिंग होती थी, और हर चेन स्नैचिंग पे 3-4 कॉलम की न्यूज छपती थी, भोपाल में एक और चेन स्नैचिंग, और हम रजिस्टर करते थे भी इंश्योर की नहीं केस रजिस्टर है। हमने एक बार बड़ी मेहनत करके 80-90 चेन पकड़ ली, तो हमें अपेक्षा थी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनकी फोटो दी, हमें अपेक्षा थी कि अब जब 3 कॉलम की छपती थी तो आधा पेज तो छपेगी। 49 वर्ड्स में लीडिंग न्यूज़पेपर में खबर छपी कि एक गैंग पकड़ी गई है, और उनसे 70-80 89 शायद चेन्स थी, 89 चेन्स रिकवर की गई है। मतलब 89 वर्ड्स भी हमको नहीं मिले। तो मेरे मित्र थे प्रेस वाले, मैंने पूछा, बोले साहब आपको तनख्वाह काय की मिलती है? अच्छे काम करने की मिलती है। तो छपे ना छपे, हाउ डज इट मैटर? बुरे काम की कोई को तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन अगर कल चेन स्नैचिंग हो जाएगी तो फिर ये छपेगा कि 89 का पकड़ने का दावा किया, लेकिन चेन स्नैचिंग सतत जारी है। तो हम ऐसी परिस्थितियों गुजरते हैं। आजकल नेगेटिव चीजें पहले थोड़ी केवल अखबार में छपती है, आजकल सोशल मीडिया में नेगेटिव चीज फॉरेस्ट फायर से ज्यादा तेजी से फैलती है, और अच्छी चीज तो कोई ध्यान नहीं देता। अच्छी चीज तो चलो ठीक है, और हम जिसकी तारीफ भी करते हैं उसको कभी ऐसा नहीं लगता, वो सोचता वो डिजर्व कर रहा। आप भी हमारी तारीफ करोगे तो मुझे लगता है यही है, लेकिन अगर बुराई करोगे कि चोर है, करप्ट है, निकम्मा है, तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, जब मौका पड़ेगा आपसे दुश्मनी निभाऊंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। एनजीओ सोशल एक्टिविज्म है, इनके अपने काम है।
बहुत सारे पारदी बच्चे, या मतलब नाम नहीं लेना चाहिए मेरे को किसी भी डिनोटिफाइड ट्राइब के, सॉरी क्षमा चाहूंगा मैंने किसी का नाम लिया, डिनोटिफाइड ट्राइब या जो भी ट्राइब्स हैं उनके, या बहुत सारे लोगों के, क्योंकि ट्रेडिशनली उनको पहले तो लोग कहते थे क्रिमिनल ट्राइब से, बाद में डी नोटिफाइड कर दिए, उनके बच्चे बच्चियों को, या कुछ ऐसे हैं जिनको सेक्स वर्कर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब जब वो अपराध करते हैं, सोशल वर्कर का अपना काम होता है कि उनको प्रोटेक्शन दो, उनको रिहेबिलिटेट करो। हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम है चोरी पकड़ना, क्योंकि जो जिसकी चोरी हुई वो तो हमारे गले पड़ा हुआ है। कल ही अभी एक हुआ था, किसी मोटरसाइकिल चोरी हुई, कहते हैं रिकवर करा दो, पुलिस वाले कहते हैं चोर तो हमें मालूम है लेकिन हम कैसे दिला दें, हम वहां जा ही नहीं सकते। तो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, वो कहते हैं माइनर है, ट्राइबल है, वो किसी और उसका वो है, बहुत सारी चीजें हैं, सबकी अपनी है, वीकर सेक्शन का है, उनको प्रोटेक्शन देना उनका काम है। बहुत सारे कमीशन हैं, उनको अपना काम करना पड़ता है, उनकी जितनी शिकायतें आ जाएं, मेरा अनुभव रहा कि जब झूठी शिकायत होती है तो ऐसी फैलती है पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है, और सच्ची शिकायत होती है उसको कोई पूछता ही नहीं। जो बेचारा सच में ठोकरें खा रहा है उसकी पहुंच ही नहीं। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, जो इतना गरीब है, उस वकील तो उसका 5 लाख का लगा हुआ है, तो उस गरीब के पास 5 लाख रुपए आते कहां से हैं? तो कहीं ना कहीं कोई मोटिवेटेड रहता है। सत्यता क्या है पुलिस वालों की रियलिटी? हम सिंघम नहीं हैं, और मैं सबको सिखाता रहा कि रूल ऑफ लॉ फॉलो करो, तो कम से कम रात में चैन की नींद सो तो लोगे। एक चीज जरूर है, अच्छे काम करने पे कष्ट तो, मुझे अपनी माँ याद पड़ती है, एक बार मैं सेकंड थर्ड पोजीशन आ गई थी, दुखी था, किसी ने बोल दिया 7th 8th क्लास में कि तुम तो पढ़े ही नहीं हो, बहुत खराब लगा। तो मेरी माँ ने बोला तुम इतनी छोटी छोटी चीज पे रोते हो, कष्ट होता क्या है तुम जानते हो क्या है? तो पूछा क्या होता है, तो शी सेड सुनो, कष्ट तो भगवान राम को हुआ था, राजा थे, जंगल जंगल भटकते रहे अभिषेक होने के बाद, और जिनकी पत्नी को एक राक्षस अपहरण करके ले गया, उस व्यक्ति को सोचो कि राजा होकर उसकी पत्नी का अपहरण हो गया, उस पर क्या बीती, वो कष्ट होता है। कष्ट तो सीता माँ का था, राजा जनक की पुत्री, राजा दशरथ की पुत्रवधु, और राजा राम की पत्नी, और जो एक राक्षस के कब्जे में थी, जिसको कितना कष्ट था। बोले कष्ट वो होता है, तो इसलिए इन कष्टों से मत डरो। तो मुझे भी जब भी कष्ट हुआ अच्छे काम करने पे, तो माँ याद आई। आज पितृमोक्ष भी है, माँ की सुबेरे पूजा भी की है। सभी जितने हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, भगवान करे उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो, उन सभी का अभिनंदन करता हूँ, उन सभी को प्रणाम करता हूँ, अपने 7 पीढ़ी के पितरों को प्रणाम करता हूँ। और मैं हमेशा पुलिस वालों से कहता रहा हूँ कि वो रूल ऑफ लॉ पे स्टिक करें। कठिन समय जरूर आता है लेकिन निकल जाता है। भगवान राम भी प्रसन्न हुए और वापस आए, माँ सीता भी राक्षस के कटघरे से वापस आई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। जो भी प्रश्न हो वो पूछे जा सकते हैं। शिवानंद जी आप देख लीजिए आगे, भी हैंड राइज कर रहे हैं या चैट बॉक्स में प्रश्न कर रहे हैं। जी मुझे सर, बहुत बहुत देखना, मुझे इनबॉक्स में जाना, मुझे कहाँ पे देखना है, जो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, एक एक कर। अच्छा, मुझे आई हैव टू कंट्रोल दी सेशन। तो सबसे पहले गैलेक्सी A71 नाम से हाथ रेज हुआ है शायद, इनसे मैं पूछ लेता हूँ, आप जैसा कहें। जी या जी मुझे जी गाइड करिए कि किसी नहीं जी बिल्कुल सर, आपकी जो इच्छा हो। और गैलेक्सी A71 आप अपनी बात रखें। नमस्कार क्या सर। पूछना? हाँ हाँ, नमस्कार सर मेरे को ये जानना था, मैंने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना हेतु आवेदन में जानकारी मांगी थी, लेकिन सर पुलिस थाने से मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली। जी। तो सर इसके लिए मैं क्या करूं? देखिए, इसका तो अपना जो अधिनियम प्रावधान है कि कहाँ से जानकारी नहीं मिले तो कहाँ शिकायत करते हैं, और आप अंत में राज्य सूचना आयुक्त तक जा सकते हैं। लेकिन आप ये भी देखना होगा कि आपने क्या जानकारी मांगी थी, वो आपको देने योग्य है या नहीं। अगर इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स हैं तो कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें कि क्या डिटेल्स दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। और थर्ड पार्टी की है तो क्या उसकी सहमति होती है, ये मैं कह नहीं सकता, इंडिविजुअल केस का है। लेकिन उसकी प्रक्रिया तो अपने उसमें लिखी हुई है,
आत्मदीप सर तो हमारी पेशी करते थे, हमको बुलाते थे कि आपने जानकारी नहीं दी, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए, और मैं सर को जाके स्पष्टीकरण देता था कि सर इस कारण से नहीं दिए। कई बार सर सहमत होते थे, कई बार नहीं सहमत होते थे, और हमको आदेश देते थे कि आप इसको 15 दिन के अंदर जानकारी दीजिए। तो मध्य अभी राहुल इसमें है नहीं, मेरा तो छोटा भाई है राहुल सिंह, वो मैंने देखा वो धड़ाधड़ आदेश पारित करता है कि आप ये जानकारी दीजिए, नहीं तो हम आपको फाइन लगाएंगे। तो प्रक्रिया तो निर्धारित है, सिर्फ ये देखना है कि वो देने योग्य है नहीं। सर थोड़ी विस्तार से मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। सर इसमें मैंने कंप्यूटर जनित क्रोनोलॉजी रिपोर्ट मांगी थी, सत्यापित प्रति, और मेरे निरीक्षण रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति मांगी थी, और न्यायालय में माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट निकला हुआ है मेरे केस में, तो उस स्थायी वारंट में हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। सर स्थायी वारंट के न्यायालय से निकलने के बाद केस डिस्पोज हो चुका है न्यायालय में, जिसकी जानकारी मुझे पुलिस थाने से ही मिल सकती है, लेकिन ये जानकारी पुलिस नहीं देना चाहती। नहीं देखिए, डिस्पोजल तो आपका वकील आपको न्यायालय से ले सकता है, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, लेकिन इंडिविजुअल केस में मैं नहीं कह सकता हूं कि वो क्यों नहीं दी गई, कि उससे क्या रिलेटेड थी, आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या क्या मांगा और उनका क्या था, मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन आपको एक अपील की प्रक्रिया है, आप अपीलेट अथॉरिटी को आवेदन लगाइए, वहां ना हो तो राज्य सूचना आयोग है, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। हमारे राहुल भाई यहाँ पे है नहीं, वो तो धड़ आदेश करते हैं और सबको, वो तो ही इज वेरी एक्टिव, वो तो मैं उनको तब से जानता हूँ जब वो न्यूज में थे, उनके फादर मेरे मित्र हैं, तो अपना बच्चा ही है राहुल, बट आई हैव ऑलवेज सीन कि वो धड़ आदेश करता है, और वो जो आपकी देने लग जाने, बाकी राहुल उसके ऑर्डर्स पढ़े थे, दूसरे भी हैं हमारे साथ जर्नलिस्ट ब्रदर हैं, मेरे साथ भोजशाला में भी उनका बहुत अच्छा था, उन्होंने भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स किए हैं, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, वो जानकारी देते हैं। मैं अगला प्रश्न ले लूं आशीष नारायण विश्वास जी का, क्यों विश्वास जी ने पिछले सेशन में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, बाद में उनको समय ना कम पड़ जाए, इसलिए विश्वास जी आपका स्वागत है, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सर मुझे एक चीज और पूछनी है सर मुझे एक चीज और पूछनी है सर, इसके अतिरिक्त मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति भी मांगी थी, वो भी थाने से मुझे नहीं प्राप्त हो रही है सर, उसके लिए क्या करूं? नहीं, अगर दस्तावेज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो आपको नहीं मिल सकता है, आपका सिंपल सिस्टम है, ये तो आरटीआई एक्ट में ही लिखा हुआ कि आप अपीलेट अथॉरिटी उसको रीजन देगा, वो जो आपको आदेश बनाया वो हैज टू बी अ स्पीकिंग ऑर्डर, क्योंकि पुलिस अपने आप में सब कुछ नहीं है, केवल ऐसे थोड़े कह सकती है मेरी मर्जी नहीं मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा, उन्होंने रिटन में आपको रीजन दिए होंगे, एंड नहीं सर, रिटन में रीजन नहीं मिल पा रहे हैं। आप लगाइए, नहीं आप राज्य सूचना आयोग में लगा दीजिए, आपको रीजन लेंगे, वो सूचना आयोग बुला के पर्सनल पेशी करता है। मैं खुद एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अपने आत्मदीप सर हैं, इनकी पेशी कई बार अटेंड कर चुका हूं, ये बुलाते थे, रीजन देखते थे और रिपोर्ट मंगाते थे, जबकि सर मतलब सर के साथ में हम वर्कशॉप भी कराते थे, हमारा उसका भी था कि हमारे पुलिस वालों को अज्ञानतावश बहुत सारी हम गलतियां करते हैं, सर बड़े लार्ज हार्टेड हैं, इसलिए हमको क्षमा भी देते थे कि अगर हमारी गलती जेन्युइन होती थी, मतलब इग्नोरेंस की होती थी तो माफ कर देते थे, डेलिबरेट होती तब जरूर हमको समझाइश दी जाती थी कि आप अपने इसको स्टाफ को सुधारिए। जी आशीष जी। हाँ सर, I have 3 specific questions regarding RTI matter, sir. First question, what is the time limit for filing complaint under section 18 of RTI Act? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके समय पर नोटिफिकेशन आते रहे हैं, और ये एक्ट की बात है, तो एक्ट में लिखो, नोटिफिकेशन और एक्ट में लिखा हो, एक्ट में नहीं है। देखिए ठीक है सर, मैं आशीष जी होल्ड करिए, आशीष जी प्लीज होल्ड करिए। ठीक है सलेम सर, ये आरटीआई का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आत्मदीप सर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आत्मदीप सर प्लीज। हाँ देखिए, एक बात और आप सबके साथ हमारे इस सत्र के मुख्य वक्ता के बारे में साझा करना चाहूंगा कि आमतौर पर बड़े अधिकारी यानी जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह, ये खुद सूचना आयोग में आने से बचते हैं, अपने किसी मातहत अधिकारी को भेजते हैं, लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का ये संस्था के प्रति सम्मान और बड़प्पन था कि ये खुद सूचना आयोग में आकर परिवहन विभाग के कमिश्नर के नाते
परिवहन विभाग से जुड़े आरटीआई के मामलों में। एक्चुअली तो सर मेरा शिकायत के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि क्या धारा 18 के तहत सूचना आयोग में की गई शिकायत की कोई समय सीमा निर्धारित है? हाँ सर। इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। अच्छा, आरटीआई की धारा 18 में शिकायत के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं की गई है। द्वितीय अपील के लिए जरूर 90 दिन की मियाद निर्धारित है। वो मुझे मालूम है सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पहले जो प्रश्न करने वाले थे, पहले प्रश्नकर्ता, उनके प्रश्न का उत्तर ये है कि उनको पहले प्रथम अपील करना चाहिए, जो भी पुलिस से मांगी थी और नहीं मिली। पहले प्रथम अपील करें, उसके बाद द्वितीय अपील करें। सीधा सूचना आयोग न जाएं और सीधे सूचना आयोग में शिकायत भी नहीं करें। सर मेरा सेकंड, हाँ सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मैं आशीष बोल रहा हूँ, आशीष नारायण। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 19(6) ऑफ आरटीआई एक्ट? और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अगर 45 डेज का अंदर जवाब नहीं दिया तो हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? अपील फाइल करना चाहिए या कंप्लेंट फाइल करना चाहिए? अपील फाइल करना चाहिए। अपील हमेशा फायदेमंद होती है। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप सब साथी ध्यान रखें, सेक्शन 18 और सेक्शन 19 के बारे में है। बहुत इन दोनों धाराओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तार से विवेचना की और ये कहा है, एक शायद मेघालय सूचना आयोग था, उसने शिकायत पे जानकारी देने का आदेश पारित कर दिया था। उसके खिलाफ लोक सूचना अधिकारी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धारा 18 के तहत की गई शिकायत पर जानकारी देने का आदेश देने का अधिकार सूचना आयोग को नहीं है। केवल धारा 19 के तहत की गई अपील पर ही जानकारी देने का आदेश सूचना आयोग कर सकते हैं। धारा 18 में की गई शिकायत पर केवल दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखें। इसलिए आपको केवल सजा दिलाना है दोषी अधिकारी को तो शिकायत करिए, लेकिन अगर आपको जानकारी भी चाहिए, साथ में दंडित भी और मुआवजा भी सब कुछ, तो अपील करना हमेशा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हिच प्रोविजन ऑफ लॉ पीएम केयर फंड्स डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट? इज इट नॉट ए केस ऑफ ग्रॉस वायलेशन ऑफ सेक्शन 22 ऑफ आरटीआई एक्ट? मेरा मतलब है पीएम केयर फंड किस कारण से कौन कानून का तहत आरटीआई एक्ट में नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो सेक्शन 22 का वायलेशन हो रहा है, तो ये कैसे माना जाए? शिवानंद जी, आप समझ पाए क्या ये प्रश्न? मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली पीएम केयर फंड। हाँ, पीएम केयर फंड बोल रहे हैं। आशीष जी, मैं इसको थोड़ा इंटरवीन करूं। मेरे हिसाब से कानूनी तौर पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है पीएम केयर फंड पे और उसको आरटीआई में आना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल जो बॉडीज होती है, जब वो नहीं मानते हैं किसी कानून को, तब सचमुच कोई विकल्प नहीं है आपके पास। तो इसमें एक बात हम बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्शन 22 का वायलेशन करता है, आरटीआई कर रहा है। आपकी बात सही है, सेक्शन पब्लिक अथॉरिटी है, वो मना कर रहे हैं। अब वो चीज कोई कोर्ट भी शायद नहीं मानेगी, बट कुछ चीजों में हेल्पलेस रहते हैं। कोर्ट का एक फैंटास्टिक आदेश है सुप्रीम कोर्ट का 2015 का आरबीआई को, जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है और आरबीआई को कोई कुछ कर नहीं पाता है। तो कुछ चीजों में हमें मानना पड़ेगा कि जब बहुत पावरफुल है तो हाथ धर के छोड़ना पड़ेगा। मैंने कानून से भी पावरफुल कोई है? कानून से पावरफुल जिसके पास पावर है वो कानून से पावरफुल है। हाँ सर, यही मेरा कहना है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। पीएम केयर फंड का मामला जुडिशरी में भी जा चुका है। ये इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का भी ने भी मान लिया गया है, इसकी जानकारी देना जरूरी नहीं। हम आशीष जी, अब हम अपना नया प्रश्न ले लें। जसपाल किची जी के यहाँ से हाथ उठा हुआ है। किची जी बताइए। जी प्रणाम। मैं आपको पुलिस विभाग का जितना हो सर उसी में उत्तर चाहूंगा कि थोड़ा आवाज आपकी गूंज रही है, आपकी थोड़ी आवाज गूंज रही है, सुनने में परेशानी हो रही है। जी जी आ रही, जगह बदल के देखिए। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है मेरे को आवाज आपकी, थोड़ी गूंज रही है। थोड़ा आप देख लें, तब तक हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। दिलीप कुमार त्रिपाठी जी से ले लेते हैं। हम दोबारा आपके पास आते हैं, अपना माइक चेक कर लीजिए तब तक। जी आप घर के बाहर जाके। जी त्रिपाठी जी, दिलीप त्रिपाठी जी।
सर हमें लगता है कि दिलीप त्रिपाठी जी सुन नहीं पा रहे हैं, तो प्रवीण पटेल जी ने हैंड रेज किया हुआ है, प्रवीण पटेल जी पूछना चाह रहे हैं। या सभी ठीक। ये श्रीवास्तव साहब को नमस्कार। आपने जो बात कही, मेरा प्रश्न से ज्यादा क्यूरियोसिटी यह है कि इसमें आपका खुद का क्या कहना है। 3 चीजें की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 1, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग इज अ बिग टिकट बिजनेस, जो कहा जाता है। दूसरी चीज, आईपीसी 1860 अंग्रेजों की लेगेसी आज भी हम लेके चलती है। अभी कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया, तब जाके बोल रहे हैं कि हमको अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था। ये पुलिस एक्ट 1860 का क्या वो गुलामी का प्रतीक नहीं है? उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? तीसरी चीज आती है पुलिस रिफॉर्म, जो आपने कहा 2006 का पुलिस रिफॉर्म, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2006 में क्या क्या करना है। आज उसको 16 साल से ऊपर हो गए, उसको भी अभी तक फाइलें धूल खा रही है। नोबडी बॉदर्स, किसी को चिंता नहीं है उसके ऊपर ध्यान देने की। और जब यूनाइटेड नेशन में जाते हैं हम, तो वहां बड़ी जोर से झूठ सरेआम बोलते हैं बेशरम होकर। उसका उदाहरण में मोस्ट प्रोबेबली दैट वाज 27 में या 17 में, ऐसा कुछ था, 2017। मुकुल रोहतगी साहब, जो एडवोकेट जनरल रहे भारत सरकार, उन्होंने यूएन असेंबली में कहा टॉर्चर इज एलियन टू अवर कंट्री। हमारे देश में परग्रह जैसा है टॉर्चर, और बिना पुलिस स्टेशन में टॉर्चर के बिना बात नहीं होती है। तो अंडर सच रियलिटी, एज अ पुलिस सीनियर पुलिस ऑफिसर, व्हाट आर योर कमेंट्स सर? मैं शुरुआत करूं। पुलिस के 1857 में म्यूटिनी हुआ था, सिपाही म्यूटिनी, आप सबके ध्यान में होगा। तो पुलिस ने अपनी सरकार के खिलाफ रिवोल्ट किया था। उसके बाद 1861 में पुलिस एक्ट लाया गया, और इसलिए लाया गया कि किस तरीके से पुलिस को अपने कंट्रोल में करें। तो उस समय उन्होंने 2 तरह की दी। पुलिस कमिश्नरेट दी, आजकल आप कहीं पुलिस स्टेशन में है, वो उस समय की कमिश्नरेट डिफरेंट होती, इस समय का स्वरूप डिफरेंट है। वो मेट्रोपॉलिटन सिटी 3 में, बॉम्बे एंड मैड्रास, इन 3 यूरोपियंस की संख्या ज्यादा थी, पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे। तो वहां पे उन्होंने पुलिस कमिश्नर सिस्टम दिया, और पुलिस की बेहतर इमेज के लिए नगर निगम भी पुलिस के अधीन आते थे। यो मलेरिया की छिड़काव करते थे, सफाई करते थे, चूना डलवाते थे। एक पॉजिटिव इमेज पुलिस की थी। बाकी जगह उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग सिस्टम रखा, और उसमें नेसेसरीली जो सार्जेंट होता था, दैट जिसको हम आरआई कहते हैं, पुलिस को कंट्रोल करने वाला, पुलिस लाइन में ट्रेनिंग देने वाला, वो अंग्रेज होता था, और नहीं तो यूरोपियन होता था। और जो कप्तान था वो भी पुलिस कैप्टन, जिसको आजकल एसपी बोलते हैं, वो भी अंग्रेज होता था। और उन दोनों को कलेक्टर के अंडर में रखा था, जो यूरोपियन होता था। और उनका काम यहाँ पे हिंदुस्तान में गुड गवर्नेंस देना नहीं था। उनका काम था फॉल्टी लॉज इंप्लीमेंट करना। उनका काम था द्वाब वसूल करना, लगान वसूल करना। एक बड़े ताज्जुब की चीज बताऊं, आपने पता नहीं आपके दिमाग में नहीं आया, 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। मोटर कार केवल अंग्रेजों और यूरोपियन के पास होती थी। तो आज आप अगर कोई व्यक्ति 2 केले की चोरी करता है, तो उसको 3 साल की सजा होती थी, प्लस फाइन प्लस और बोथ। मतलब सजा भी, फाइन भी 2 केले चोरी करने पे, जिसकी 1 आना भी कीमत नहीं होती थी, मेरे ख्याल से नया पैसा में होती होगी। और अगर मोटर कार से शराब पी के रात में किसी इंडियन को कुचल के मार दो, तो उसका फाइन होता था 5 रुपया। ये हमारा लॉ था, अमीर के फेवर का, यूरोपियन के फेवर का था। झाबुआ और जैसे जो हमारे दूसरे जिले हैं, मैं जब आईजी इंदौर रहा तो मैं जाके बीसीएनबी पढ़ा, तो 1 मुर्गी और 2 किलो आटा की चोरी पे लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ है। अब आप कंपेयर कर लीजिए कि मोटर शराब पी के मोटर गाड़ी चलाना, और उस मोटर गाड़ी को चलाते हुए आदमियों को क्रश कर देना। क्यों? क्योंकि क्लब से तो गोरे साहब निकलते थे ना, लाट साहब निकलते थे मैम साहब के साथ में, और इंडियंस ही पैदल चलते थे, हमको क्रश कर देते थे। हमारे लॉ में चेंज की बहुत जरूरत है। आज भी एक्सीडेंट्स में पनिशमेंट नहीं बढ़ा है। अमेरिका में जबकि
एक्सीडेंट में बहुत बड़ा होता है। किसी पेडेस्ट्रियन को क्रश कर देना बहुत बड़ी चीज होती है, पूरी जिंदगी चली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, दाएं बाएं चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स नहीं है। 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है पर ईयर। मध्य प्रदेश में 10,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, जबकि मर्डर केस में 2000 के आसपास होते हैं कुल। तो ये स्थिति है, ह्यूमन लाइफ की अपने यहाँ उतनी वैल्यू नहीं है। मैं आगे पुलिस रिफॉर्म्स पे आऊं, मैं बहुत सारे रिफॉर्म से सहमत नहीं। मैं सागर में एसपी था, मैं आपको एक उदाहरण दूं। हमारे पास, क्योंकि सागर पहले डकैती क्षेत्र था, जब मैं था तो वहां डकैती खत्म हो गई थी। दुर्भाग्य मेरे समय में एक गैंग ने डकैती डाल दी थी। मैं आपको बताया, मैं जहां रहा हूं अपराध खूब हुए हैं। ईश्वर की देन है कि सफल हो जाता, पकड़ लेते थे। वो कई बार नहीं भी पकड़े, कोई मैं ऐसा जेम्स बॉन्ड नहीं रहा हूं। मैंने एक प्रस्ताव भेजा कि डकैतों के रिकॉर्ड करने का एक डीएसपी का पद था, उसको सरेंडर कर दें। और सागर में बड़ा शहर है, यहाँ पे 2 सीएसपी के पद कर दें, तो एक पोस्ट को सरेंडर करके दूसरी पोस्ट क्रिएट कर दें। हमारा प्रस्ताव अप्रूव होता है, ये एक्सेप्टेड बी रिजेक्टेड, मतलब जो आपने पोस्ट सरेंडर की वो तो स्वीकार हो गई, और जो आपने नई क्रिएट करने का दिया दैट इज रिजेक्टेड। दिस इज रिफॉर्म। इतनी सब धूल खाती रही, फिर सरकार आई, सरकार ने एक रिफॉर्म वो कमेटी, हमारे बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी झगड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपस की ईगो होती है, वो हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन रिफॉर्म्स आए तो उन्होंने कहा जो फाइनेंशियली वायबल, उन्होंने क्या कहा, एक सा खर्चा नहीं होगा, बिना पैसे के कुछ होता है? वो तो मॉडर्नाइजेशन हो गया, इसलिए आपको पुलिस दिखने लगी। नहीं तो मैं आपको बताऊं कि किस तरीके की डंडा छाप पुलिस है। कंप्यूटर नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, बिल्डिंग्स नहीं होती थी। और आपको ये बता दूं, क्रिमिनल बहुत जल्दी अपग्रेड करता है। मैं आपको केवल 2 उदाहरण दूंगा जल्दी से। दर्रे कसा, मैं राजनांदगांव एसपी था, दर्रे कसा एक बॉर्डर था हमारा, जहां रेलवे स्टेशन के पास नक्सलाइट्स ने और पुलिस चौकी को लूटने की कोशिश की थी, महाराष्ट्र पुलिस की थी, लूट नहीं पाए और वो तार में फंस गए। वो अपनी हर चीज की एनालिसिस करते थे, डीब्रीफिंग करते थे। उससे मैंने सबक लिया, और मैं हमेशा बोलता था कि हर वीआईपी विजिट के बाद, हर लॉ एंड ऑर्डर के बाद हमें अपनी कमियों के लिए समीक्षा करना चाहिए। नक्सलाइट ने समीक्षा की और अपने 2 लोग को डिसमिस किया कि उन्होंने जब सर्वे की थी, लिखा तो था सर्वे की है, रैकी की है, लेकिन जो बाब फेंसिंग थी उसकी सर्वे नहीं की थी। तो जब वो दौड़ के गए तो जाके उससे टकरा गए और फंस गए। उस संतरी ने गोली मार दी, ऑपरेशन फेल हो गया, नक्सलाइट मारे गए, पुलिस की पोस्ट बच गई। ये उनकी गलती। दूसरा, इंदौर में एक बहेती की किडनैपिंग हुई थी, बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे। उस किडनैपिंग में जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था, इंटरनेशनल रोमिंग सिम का इस्तेमाल किया था। और दूसरा, रायपुर बिलासपुर हाईवे पे पैसा मांगा था। फिल्मों में होता ना, रंजीत और अमिताभ बच्चन जाते हैं, अमिताभ बच्चन पुलिस अफसर हैं, सूटकेस लेके जा रहे हैं, दाएं दाएं गोली चलाते हैं, रंजीत को पकड़ लेते हैं, हो जाते। उन्होंने उसी स्टाइल में मांगा, लेकिन ये केवल फिल्मों में होता है, यहाँ तो ले जाते। फॉर्चुनेटली वहां पे पुलिस भारी पड़ गई और पुलिस ने उनको, क्रिमिनल को पहचान लिया, पकड़ लिया, तो उन्होंने बहेती को रिलीज कर दिया जहां पे भी था। बड़ी गैंग है, फॉर्चुनेटली बड़ी गैंग मर्डर नहीं करती, उसको केवल फिरौती से मतलब होती है। अब मैं आईजी बना इंदौर में, अब दाऊद एक्टिव हो गए और जावेद मियां दाद के बेटे की, दाऊद की लड़की से शादी थी। एक व्यक्ति इंदौर से गया टेलर, और उसने शादी का जोड़ा सिला था, और जो दाऊद की लड़की ने पहना शादी में। अब उन्होंने कहा कि आपको जो है, और ये जोड़ा है गिफ्ट किया, कोई बड़ा काम किया। नागौरी करके एक सीमेंट फैक्ट्री का व्यवसायी था, उसके बेटे को उन्होंने किडनैप करा दिया दाऊद के गैंग से। अब क्रिमिनल बड़े होशियार होते, मैं आपको बता रहा हूं वो कैसे मॉडर्नाइजेशन करते हैं। उन्होंने जद्दा से लैंडलाइन से कॉल करते थे, जिसमें हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, हम मोबाइल सिम से हम लोकेशन पकड़ते हैं, क्योंकि जो भी गलती थी जिसकी भी थी, पिछले केस का इन्वेस्टिगेशन मैं ये जो जिस तरीके से पकड़ा था वो लीक हो गए थे प्रेस में। मैं तो मतलब काफी दिन से सोच रहा हूं कि एक ऐसा कोई रेट लगाना चाहिए, अभी कोई मुझे सही फोरम नहीं मिला है, कि इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स लीक ना किए जाए, पुलिस पे भी रिस्ट्रिक्शन हो, मीडिया पे छापने में हो। जैसे पीड़ित लड़की का नाम नहीं छापते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए तब जाके ये हुआ, नहीं तो पीड़ित का, रेप की विक्टिम का, मेरे ही नौकरी में रेप की विक्टिम नाम छपते थे, अब परिवर्तित नाम छपते हैं। तो ऐसा होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। तो उससे सीख ली, उन्होंने जद्दा से लैंडलाइन से फोन करते थे, और वहां से, क्योंकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, आई एडमिट, मैंने एक प्राइवेट आदमी को जद्दा भेजा कि पता तो करके आओ कि ये फोन कौन कर रहा है।
तो उसने 2000 रुपए की वहां पे रिश्वत दी उनके डिपार्टमेंट को, और तब जाके हमें मालूम पड़ा। और जब हमें मालूम पड़ा कि ये तो दाऊद का गुर्गा है जो फोन कर रहा, तो हमारे हाथ पैर फूल गए कि हम कहाँ फंस गए, अब तो ये बच्चा जिंदा मिलेगा नहीं। दूसरा, उन्होंने पैसा मांगा हवाला से, सिंगापुर में, जापान में और कराची में, कि हम फिजिकल कांटेक्ट हो गई नहीं, इतने ज्यादा वो मॉडर्न होते हैं। और अभी जो एक सेक्सटॉर्शन चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे अपने हिंदुस्तान के ही हैं, 8th क्लास पास, 9th क्लास पास, वो भेजते हैं हाय। तो मैं सबको सलाह देता हूँ कि वो सुंदर सी लड़की की डीपी लगाएंगे, हाय भेजेंगे। कोई सुंदर लड़की आपको क्यों हाय भेजेगी? आप कोई शाहरुख खान है, कोई फिल्म स्टार है, कोई आप जो अपने अच्छे बच्चे सुंदर हीरो हैं, कोई वो है क्या आप, कि जो आपको कोई सुंदर सी लड़की, आपकी उम्र 40 साल हो रही है, 50 साल हो रही है, वो आपको हाय भेजेगी? आपने तुरंत किया हाय, वहां से आता हाउ आर यू, आई एम फाइन, वो कहती है चैट, अब चैट चलती रहती है। उसके बाद वो कहते हैं वीडियो कॉल खटाक से, क्योंकि वहां से वीडियो कॉल आपने जैसे ही किया, वो आपको इतना एक्साइट कर देते हैं, यू हैव दैट लस्ट, और वो पीछे से, कैमरे के पीछे से एक कोई ब्लू फिल्म चला देते हैं कि लड़की अपने चीज मतलब टेकिंग ऑफ हर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, और उसका तुरंत वो वीडियो बना लेते हैं, फिर आपको भेजते हैं। आप पे रिसर्च तो किए रहते हैं वो पहले से, 8th क्लास पास लोग हैं, गांव के लोग हैं, लेकिन क्रिमिनल्स आर सो टेक्नो सेवी। वो फिर आपको कहते हैं डिलीट और यू विल पे सम मनी, आपसे 5-10 हजार रुपए ले लेते हैं, फिर कहते हैं 20,000 दो। वो आपकी रिसर्च की रहते हैं, आपके पत्नी या अपने बच्चे फेसबुक पे डाल देंगे, वायरल कर देंगे। कई बार आप जो है, बहुत सारे लोग बोल्ड होते हैं, वो जाके पुलिस में शिकायत करते हैं, नहीं तो बेचारे विक्टिम होते हैं। बहुत ज्यादा चल रहा है, तो क्रिमिनल्स टेक्नो सेवी होते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स में आपके लास्ट का कहूँ जो 2006 के, उससे मैं बहुत सारी चीजों से मैं खुद सहमत नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं सहमत हूं कि उसमें सीनियरिटी को बहुत बड़ा क्राइटेरिया दे दिया है। कोई जरूरी नहीं है जो सीनियर होता है ही इज द बेस्ट। दूसरी चीज, पॉलिटिशियंस को बहुत बुरा माना गया है। पॉलिटिशियंस आर नॉट ऑलवेज बैड। मेरा अपना अनुभव है कि हमारे अपने अफसरों से ज्यादा समझदार तो पॉलिटिशियंस होते हैं। वो एक सिपाही से लेकर डीजी तक से मिलते हैं, उनको पल्स होता है, पान की दुकान वाले से मिलते हैं, उनको एक पब्लिक वोट चाहिए होता है। हमारी नौकरी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पे चलती है, जो 35 साल तक हमको बर्खास्त नहीं करेगा, खुश रहेगा, चाहे हम जो भी करें, 2-4 चार्जशीट मिल जाएगी, फिर हम कोर्ट जाएंगे, हम वापस आ जाएंगे, नौकरी कर लेंगे। लेकिन जिसको 5 साल में दोबारा पब्लिक के पास जाना होता है, उसको कुछ दिखाना पड़ता है। यूपी में मुझे नहीं मालूम, मैं पॉलिटिकल उसका नहीं हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन जो इतने थंपिंग मेजोरिटी से सरकार आई, मेरे से लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे आई है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है जहां का, वहां पे गुड गवर्नेंस होती है, गुड गवर्नेंस पे आती है, करप्शन के अगेंस्ट आती है सरकार। तो इसलिए पॉलिटिशियंस हमेशा बुरे नहीं होते हैं, पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे होते हैं, उनको एक ब्रैकेट में करना। और चीफ मिनिस्टर की इच्छा के बिना डीजीपी कैसे चलेगा? आपने कह दिया यूपीएससी डिसाइड करे, यूपीएससी को मालूम क्या है मध्य प्रदेश के बारे में? केवल वो रिकॉर्ड जो हम, क्योंकि अच्छा एसीआर अब खुलती है, उनके रिकॉर्ड एसीआर होता है, हम किसी को 10/10 से कम नहीं देते, नहीं अगर उससे कम देंगे तो आके मेरा ऑफिस में गला पकड़ लेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी लिखने, 2 शिकायतें मेरी मार देगा। तो हम 8 से कम तो कोई को देते ही नहीं है, सभी आउटस्टैंडिंग है। तो यूपीएससी देखेगा क्या उसको? तो लेकिन इसके लिए किसी को एक जुडिशियल रिव्यू की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में somebody should file a petition, रिव्यू पिटीशन, कि ये ऑर्डर जो है ये वर्तमान परिस्थितियों में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। हर स्टेट में डीजीपी की पोस्टिंग उसी आदेश के तहत हो रही है। सिक्योरिटी कमीशन नहीं बनना है, लेकिन एक फिक्स टेन्योर का हो गया है कि फिक्स टेन्योर रहेगा। फिक्स टेन्योर में अगर हटाते हैं आप तो उसका कारण होना चाहिए, कारण बताना पड़ेगा। फील्ड पोस्टिंग्स हैं वो 2 साल के लिए हो गए, दिस इज गुड, स्टेबल टेन्योर। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं उसमें पॉलिटिशियंस को बुरा माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स रखे गए, उन्होंने उस पर डिसीजन किया। आज तक कोई इसलिए नहीं गया है कि साहब एक प्रक्रिया, पहले उन्होंने कह दिया कि 2 साल टेन्योर होना चाहिए, तो बिहार का, पंजाब का 16-17 लोगों को सुपरसीड ये इंटरप्रेट कर दिया गया कि 2 साल की रेजिडुअल ट्रेनिंग हो, वही अब ये क्या कर दिया, उन्होंने कहा हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं 6 महीने की रेजिडुअल ट्रेनिंग होना चाहिए। तो अब जो लेकिन 16 लोग सुपरसीड हो गए, वो तो बेचारे किसी काम के नहीं रहे। प्लस आप शुरू से ही नौकरी में पहले दिन से मालूम है कि 3 लोग टॉप के, इनमें से डीजी बनेगा, तो बाकी का तो मोटिवेशन खत्म हो गया। उसको आदमी मेहनत करता है एक अच्छे पद पे जाने के लिए, उसका मोटिवेशन खत्म हो गया। तो ये फैक्ट्स किसी को भी, इट नीड्स अ जुडिशियल रिव्यू, somebody should bring it to the notice of honorable supreme court कि साहब इसका आपने दिया था, इसके हैं, इसके ये फॉल आउट्स हैं,
क्योंकि अगर हम ये मान लें कि अगर केवल एक ऑर्डर से पूरा लॉ एंड ऑर्डर पूरे हिंदुस्तान का ठीक हो गया है, तो हम तो अभी भी यही सुनते हैं थाने में बिना पैसे के एफआईआर नहीं होता है, पुलिस इनकॉम्पिटेंट है, पुलिस करप्ट है, हाई हैंडेडनेस है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आज भी चल रहा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किस लेवल तक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम ये मान के चलते हम ही बार अच्छी, हम और ज्यादा तो अगर हमारे सही काम पे नाराज होता है 2 साल बाद भूल जाता है, या नए पॉलिटिशियन आ जाते हैं, क्षेत्र का एमएलए बदल जाता है, मंत्री बदल जाता है, तो गुस्सा परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। हम तो गांठ बांध लेते हैं कि 1980 में हमारा कोई से झगड़ा हुआ था, तो हम 2008 में जरूर उसको मारेंगे, उसका गला काटेंगे, चाहे जैसे भी काटें। तो किसी को एक ब्रैकेट में खराब मान लेना इज नॉट गुड। यस, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होकर वो होना और नया पुलिस एक्ट आना, बहुत सारे सेफ गार्ड्स हैं, कुछ हुए हैं कुछ नहीं। जी सॉरी, मैं ज्यादा समय ले लिया आपके प्रश्न पे। टॉर्चर, मैं टॉर्चर विद इन द पुलिस स्टेशन, यस इट इज देयर एट मैनी प्लेसेस, इट इज नॉट देयर एट मैनी प्लेसेस। ये तो मैं इसको कह रहा हूँ, उस पर कार्रवाई भी होती है और सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, लॉ है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो कस्टोडियल डेथ्स है उसमें नेसेसरीली मर्डर केस रजिस्टर होता है, एक जुडिशियल इंक्वायरी होती है, उसका इन्वेस्टिगेशन उस विंग के द्वारा किया जाता है जिसके सुपरविजन में वो थाना ना आता हो। बहुत सारी चीजें हैं, टॉर्चर के भी ह्यूमन राइट कमीशन है, वीमन राइट कमीशन है, हर चीज के सेफ गार्ड्स हैं। वायलेशंस आर देयर। अब वो चीज नहीं है कि नेसेसरीली। यस कट गया आपका आवाज सर। पुलिस डर में हो, गरीब को बेचारे को कई बार परेशान कर देती है, लेकिन उसके कंसीक्वेंसेस भुगतना पड़ते हैं। मैं अपने अफसरों को बोलता था, तो हमें तो बेवकूफ बना लोगे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, ये कलयुग है, यहाँ का कष्ट यही मिलता है। जी जसपाल जी बताइए। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। और एक चीज शिवानंद जी, सर से बात करना है, जो पुलिस रिफॉर्म के लिए जो बात की सर ने पिटीशन के लिए, तो वी आर हियर सर, यू कैन यूज आवरसेल्व्स आवर प्लेटफॉर्म आल्सो। हाँ सर, हम लोग पिटीशन फाइल कर सकते हैं, दे सकते हैं, और यहाँ पे हमारे वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, अच्छे वकील हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह से काम करते हैं। आपको ये करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स लीक नहीं होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, इतनी डिटेल्स लीक हो जाते हैं कि क्रिमिनल को उसका फायदा मिल जाता है और अगले केस की इन्वेस्टिगेशन में हमको प्रॉब्लम आती है। तो इस पर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी लीक्ड। और एक बार अभी चीफ जस्टिस हैं एक हाई कोर्ट के, मुझसे मैं उनसे, जब एक्चुअली मैं भोपाल में था, उनके कार्य क्षेत्र में नहीं था, मैं उनके पास गया, बोले अगर इधर मेरे पास केस आया मैं तो ऑर्डर पास कर दूंगा कि इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स विल नॉट बी पब्लिश्ड एनीवेयर एंड पुलिस वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लीकिंग दी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनके कार्य क्षेत्र से बाहर था, मैं भोपाल में आईजी था, इसलिए वो नहीं हुआ, नहीं तो वो ऑर्डर हो गया होता। सर इस विषय जो कोर्ट को भी परेशानी होती है। हाँ, शैलेश सर है हमारे बीच में, पूर्व केंद्रीय सूचना आयोग, वो चूंकि शैलेश सर जी तो हमें विद्वान, उन्होंने हाथ उठाया है, मैं उनसे कहने वाला था सर आप तो विद्या देने वाले हैं, आपके प्रश्न का क्या मैं उत्तर दूंगा, यू आर प्लेथोरा ऑफ नॉलेज। तो मैं आपको क्या आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, आपसे तो मार्गदर्शन ही चाहूंगा। मैं आपका हाथ बना हुआ, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि मैं आपसे कैसे एड्रेस करूंगा। आप तो मार्गदर्शन दें हम लोग को। सर इसमें एक बात है जो मैं दोनों के बीच में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स लीक ना हो, और आरटीआई कानून, पारदर्शिता का कानून ये कहता है कि हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, मतलब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए। तो अब इसमें दो चीजें हैं, हमारा इसमें ये मानना है, हम लोग आरटीआई के लिए काम करते हैं, कि आप एज मान लीजिए ईमानदार ऑफिसर नहीं हैं, तो आपकी भावना की तो कदर करते हैं हम, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो यदि वो डिटेल लीक नहीं होगी, वो अंदर ही अंदर क्या कर डालें इसका भी तो डाउट्स रहता है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए की बात आती है, और इस मुद्दे पर शैलेश सर क्या कहना चाह रहे हैं? सर कानून में ये लिखा है कि इफ इट विल इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करना, वेरी क्लियरली। बहुत जगह ये होता है शैलेंद्र जी, आपने बहुत
जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया, मेरा सलाम आपको। आपने जो बात कही वो सही है, मगर बहुत जगहों पे ये होता है कि पहले तो एफआईआर ही नहीं फाइल होती। एक छोटा सा आंकड़ा आपको दूं और आपकी राय ले लूं इस पे। रिकॉर्डेड क्रिमिनल recorded FIRs in India are about less than 2 per 1000. अमेरिका में करीब 45 पर 1000 है, फ्रांस में 62 पर 1000 है। तो ये मान लें कि भारत में रामराज है, रावण को तो हर साल जला लेते हैं। देखिए, और दूसरा एक आपको स्टेटिस्टिक दे दूं, केरला में रिकॉर्डेड क्राइम्स आर 8 पर 1000, जबकि यूपी बिहार में 2 से कम है। तो इज इट इंडिकेटिव ऑफ समथिंग सर? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, एक मिस्टर सक्सेना, आप हमसे लेकिन बाकी ये बता सक्सेना थे, ही वाज डीयूपी। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कि जिस स्पीड यूपी में कम हो रहा है, तो उन्होंने कहा आफ्टर 20 years वी विल नॉट नीड पुलिस इन यूपी, क्योंकि क्राइम तो खत्म हो गया है। देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्किंग के लिए सेफगार्ड भी है सिस्टम में। और मध्य प्रदेश में मैं आपको बताऊं 181 है। लेकिन क्या बताऊं, जो भी हम जितनी ट्रांसपेरेंसी लगाते हैं उसका उतना दुरुपयोग भी होता है। हमारे जो आरटीआई एक्टिविस्ट इज वेरी अप्राइज, ही रियली वांट्स ट्रांसपेरेंसी। हमने तो ये देखा था जो भी है, तो कई बार तो किस तरीके से लोग क्यों जानकारी मांगते हैं उसका पर्पज तो होना चाहिए। और बिना पर्पज के केवल किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या किसी अदर पर्पज के लिए, अदर रीजन के लिए, आई एम सॉरी इफ आई एम यूजिंग दिस वर्ड ब्लैकमेलिंग, लेकिन हमने देखा है, अनुभव किया है कि आरटीआई में बहुत सारी जानकारी बिना पर्पज के निकाली जाती है। पर्पज कुछ अल्टीरियर होता है, तो जो स्पष्ट पर्पज के लिए है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा वो पर्पज बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो अपने मध्य प्रदेश के कमीशन की तारीफ करूंगा, उन्होंने पर्पज देखा, और जब मैंने बताया कि ये पर्पज ये है, ये फैक्ट्स हैं, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि यू आर राइट, वो ये जानकारी नहीं दे सकते कि वो पर्पज क्लियर नहीं। ठीक है सर, लेकिन तो एक तो ये था, दूसरा आपने एफआईआर का कहा, बहुत सारी आरटीआई की दो तीन चीजें सिद्धांतिक तौर पे, आरटीआई हमारा मौलिक अधिकार है, इट्स अ फंडामेंटल राइट इक्वल टू माय फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर मुझे आरटीआई के लिए पर्पस देना पड़ेगा तो फिर बोलने के लिए भी पर्पस देना पड़ेगा। पुलिस से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं बोलूं क्या, पुलिस से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं पब्लिश करूं क्या। तो ये तो सर, और दूसरा जो आपने ब्लैकमेलिंग का कहा, मैं अप्रूव नहीं करता ब्लैकमेलर्स को, मगर एक चीज जरा सोचिए सर, मेरी दृष्टिकोण से, पारदर्शिता की दृष्टिकोण से, कि कुछ गलत काम कोई करता है वही ब्लैकमेल हो सकता है। yes. कोई चोर है, चोर से कोई जेब में से कुछ निकलवा रहा है, और समाज को वो चोर से ज्यादा आपत्ति नहीं है, ये जेब कतरा से ज्यादा आपत्ति है। कहीं ना कहीं हमें देश में सोचना पड़ेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, सर। आप 100% सही है, मौलिक अधिकार है और कानून है देश का, और हमें जानकारी देना चाहिए और हम देते भी हैं। लेकिन बहुत सारे समय मैंने देखा है कि मतलब हर अच्छाई में बुराई निकल आती है। आप देख कहीं भी हम कितने भी अच्छे काम करें, हर उसका हम इंडस्ट्री लाए और पॉल्यूशन आ गया, तो उससे मतलब इतना कठिन हो जाता है, एंड दे बिकम वेरी एक्टिव। और जो एक्चुअल बेचारा अच्छा आरटीआई एक्टिविस्ट है, मैं जानता हूं बेचारों को जान को खतरा भी होता है, जो अच्छा रेगुलर है, मैंने कहा है वो एक स्पेसिफिक मे बी 0.001% हो, मैंने उनके लिए वो बात कही है, मैं जनरल के लिए नहीं कहा हूं। मेरा ये है कि हम तो आरटीआई एक्टिविस्ट को गनमैन भी दिए हैं, उनकी जो एक्चुअल है बेचारा, जो सच में कर रहा है और जो जिसका पर्पज ऑनेस्ट है, लेकिन उनकी उतनी वक्त नहीं होती है। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के पीछे 5-5, 10-10 लाख रुपए के वकील लग जाते हैं।
अब वो उस व्यक्ति को, गरीब को, और उस वकील को 10 लाख की फीस कहाँ से आ रही है? अगर ये आप देश की सुरक्षा के बारे में अगर सोचें और देखें तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। मुझे नहीं समझ में आता है कि बेचारा इतना वीक आदमी है और इसके लिए वो पर्सनल को तो उसको तो 5-5 लाख रुपए की फीस मिल रही। फिर मैं कहूंगा, और वकील का काम होता है, अपना पेशा है, अगर कोई इसको इंग्लिश करता है वो उसको करता है। मेरी 2 लड़कियां वकील हैं, दोनों लड़कियां लॉ की हुई है नेशनल लॉ स्कूल से, मैं जानता हूं उनसे। जब ये बात करता हूं तो बोलती तुम ऐसा कैसे कहते हो? तो मैं नहीं कहता हूं, मैं केवल अपना अनुभव, अपनी विडंबना शेयर करता हूं। मैं कोई वैल्यू जजमेंट पास करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं केवल अपना अनुभव आपसे शेयर किया कि भले ही बहुत कम है लेकिन वो इतना दर्द देते हैं, इतना पेन देते हैं वो 1%। मैं आपको जैसे बताया कि पॉजिटिव चीजें, आप अच्छा काम कर रहे हो आपको कोई नहीं पूछता है, खराब काम करो तो पूरी दुनिया जानती है कि आपने ये गलत काम किया है। वाई फैक्टर तो जो 0.001% है वो इतना आपको दर्द देते हैं कि आपको याद रहता है आपको सही काम। वो मैंने कहा अगर आपको ऐसा लगा, मैं बड़ा क्लियर था कि मैं उनकी बात। सर इसमें एक बात ये है कि आरटीआई की जब बात आ जाती है, पारदर्शिता की बात आती है, तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति ही जो है वही आरटीआई यदि लगाता है। मतलब यदि वो एक जाकर के एप्लीकेंट है, यदि उसने एफआईआर दर्ज करवाई है, अपनी शिकायत दी है, यदि वही व्यक्ति आरटीआई लगा करके पुलिस विभाग से जानकारी मांगता है तो उसी को जानकारी नहीं मिलती है और उसको 2 से 3 साल सूचना आयोग में पहुंचने में फिर टाइम लग जाता है, चक्कर काटना पड़ता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो पीड़ित है वो व्यक्ति कैसे इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करेगा, क्योंकि देना चाहिए। हाँ? नहीं दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं, फुल्ली एक्टिविटी का तो हक बनता है कि उसकी शिकायत पे कार्रवाई हुई, देना पड़ेगी। अपने यहाँ एक अच्छी चीज है 181 भी है, ये हेल्पलाइन है जिसकी मॉनिटरिंग हाई लेवल पे होती है, क्योंकि कई सस्पेंड हो चुके हैं हेल्पलाइन से जानकारी ना देने की वजह से, कार्रवाई ना करने की वजह से। तो मेरी सलाह है कि 181 में भी शिकायत कर दें अगर, तो जानकारी तो उसकी वैसे ही मिल जाएगी उसको। हाँ, लेकिन ये सही है, आपसे जो पीड़ित है उसको तो उससे उसका हक है, उसका मौलिक अधिकार है कि उससे मालूम पड़े कि उसकी शिकायत पर कार्रवाई क्या हुई। दूसरी बात, आप जानते हैं कि एनसीआरबी के डेटा में ऑलरेडी एफआईआर तो ऑनलाइन ही कर दी गई है। मतलब हम लोग तो निकाल लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जैसे जिनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो उसके लिए जाकर के आरटीआई लगाते हैं नकल के लिए, तो उनके लिए उनको परेशान होना पड़ता है। ग्रामीण रिमोट विलेजेस लेवल पे हम देखिए कानून बड़ा क्लियर है, एफआईआर की एक कॉपी कंप्लेनेंट को दी जाएगी, 24 घंटे के अंदर लोकल मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, सीनियर ऑफिसर को भेजी जाएगी, 5-6 जगह जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाती है, लोकल कोर्ट में जाती है और उसको दी जाती है। और उसमें नीचे लिखा होता है कि एक प्रति प्राप्त, पढ़कर सुना, जैसा कहा था वैसा लिखा गया है और एक प्रति प्राप्त की। उसके बाद उसके दस्तखत होते हैं कंप्लेनेंट के। जहां भी नहीं ये जो प्रैक्टिस के लिए कर रहा है गलत कर रहा है, नियम में है बड़ा क्या नहीं देता है, लेकिन वो सारे गरीब मैं आपको बताऊं इससे ये बहुत सारे लोग जो खराब होते हैं उससे अंगूठा लगवा लेते हैं, उसके नीचे की एक प्रति प्राप्त की। अब एज आईजी जब मैं उससे कहता हूं तुमने कॉपी नहीं दिया, उसके दस्तखत करा लेते हैं, कहते साहब इसके तो दस्तखत हैं, ये देखो इसने दस्तखत की एक प्रति प्राप्त की। अब एज पर लॉ मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, तो उससे बेचारे हाथ जोड़न, ले भैया तू एक कॉपी ले जा, ये तुमने जो दस्तखत किए थे उसमें तुमने गलत कर दी, उसमें लिखा हुआ है कि एक कॉपी प्राप्त की, वो तो उसी में लिखा हुआ है एफआईआर में ही। सर दूसरी बात, एक आपने महत्वपूर्ण बात कही है, मिसयूज ऑफ द मतलब एक्ट, कोई भी होता है उसका मिसयूज होता है। तो वो तो आप जानते हैं कि वो तो आप जानते हैं, आप पुलिस विभाग की बात कर लीजिए, डाउरी एक्ट है, एससी एसटी एक्ट है ना, और इस तरह से बहुत सारे एक्ट है ना, जो ब्लाइंड एक्ट है, इस तरह से मिसयूज हो रहा है। तो आरटीआई एक्ट में भी हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि कुछ ऐसे मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इसका अपने निजी पर्पज के लिए देते होंगे, ऐसा बिल्कुल हम मानते हैं, सबको ही मानता है। कोई मतलब यहाँ टोटली तो क्लियर हो ही नहीं सकता है कि मतलब बहुत वो ईमानदार या इस तरह से है, तो वो तो हमेशा उसमें कुछ उनका इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट रहता है। लेकिन सर इसके एवज में एक और भी बात हम आपको बता दें कि आरटीआई एक्ट में एक सेक्शन 4 आता है, सेक्शन 4
आप जैसा जानते ही हैं कि सेक्शन 4 ये कहता है कि मैक्सिमम जो जानकारी है वो पब्लिक पोर्टल पर आनी चाहिए, और इनफैक्ट ये 120 डेज के अंदर, मतलब आरटीआई एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के 120 डेज के अंदर ये जानकारी आनी चाहिए। लेकिन ये जानकारी आज तक आपको नहीं मिलेगी। अब आप रिटायर हो गए हैं, आप ही जाइए, आप ये मत बताइए कि हम श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं, रिटायर्ड डीजी हैं, और आप ये मत बताइए, किसी जगह पे आप खड़े हो जाइए, किसी भी कार्यालय में, पुलिस विभाग को छोड़ दीजिए, आप किसी कलेक्ट्रेट या एसडीएम कार्यालय में खड़े हो जाइए और एक आरटीआई लगा करके आप जानकारी लीजिए, आप देखिए किस तरह से आपको परेशान होना पड़ेगा। तो मतलब सर, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी हम व्यवस्था सुनिश्चित करें जो सबके लिए समान तौर पर हो। सेक्शन 4 का हम वायलेशन जो कर रहे हैं, उसकी वजह से हम 90% जानकारी जो हमें इजिली पोर्टल पर मिल जानी चाहिए, उस जानकारी के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, आज आरटीआई लगानी पड़ रही है। और सर, इसकी वजह से ये मिसयूज बढ़ता जा रहा है। मिसयूज का कारण ये है, जो बर्डन है, ओवर बर्डन है, ये फालतू को जो हम आरटीआई लगवा रहे हैं ना, इसके लिए हम स्वयं, जो हम विभाग हैं, जो हम सरकारें हैं, हम स्वयं उनको प्रेरित कर रहे हैं कि जनता परेशान हो, हम नियम कानून तो बना रहे हैं लेकिन हम उनका फुली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाएंगे और जनता को बस हम बेवकूफ बनाते जाएंगे। तो सर, ये बहुत बड़ा कारण है। तो मतलब इस बात पर भी अब मैं सहमत हूं आपसे, मैं आपसे सहमत हूं, मुझे कोई इसमें दो राय नहीं। मैं आपको एक और इससे आगे की बात बताऊं। एक डीजी साहब हैं, रिटायर हुए, कल हमारा ग्रुप है, तो उन्होंने उस पर ग्रुप पे पोस्ट किया अपना अनुभव, और उन्होंने ये कहा कि जो डीजी साहब हैं, उन्होंने वो गए अपने आधार में अपडेशन कराने के लिए। तो जब वो गए तो देखा कि वो वहां पे वो व्यस्त है और वो बहुत देर तक वेट किया, अभी लंच कर रहा, ऑफिसर का ये कर रहा, वो कर रहा, आधार के अपडेशन के लिए। जब वो काउंटर पे गए तो उन्होंने कहा आपके पास तो टोकन नहीं है, आप टोकन लाइए। जब वो 2-3 घंटे वेट करने के बाद जब लंच से अफसर आके बैठा, ये भोपाल का मामला है, वो डीजी साहब ने अपना अनुभव पोस्ट किया कि देखो क्या स्थिति है। तो जब वो काउंटर पे गए तो उन्होंने कहा आप टोकन लाइए। तो ना, टोकन तो मेरे पास नहीं, आप दे दो। तो बोले टोकन तो सुबह 10 बजे मिलता है, आप कल सुबह 10 बजे आके टोकन लीजिएगा। तो ये तो हमारे समाज में एब्रेशंस हैं। आप और हम इसीलिए हैं कि जितना जितना अपना पक्ष हो। मैं जब शुरू में नौकरी में आया तो बहुत दुखी रहता था, तो मुझे किसी ने बताया, एक सीनियर अफसर ने, कि आप क्रूसेडर नहीं हैं कि पूरी पृथ्वी आपके ऊपर भार है। आप धीरे धीरे छोटे छोटे काम करते रहिए, जो आपके संपर्क में आए उसकी मदद करने की कोशिश करिए, भगवान देखता है, बाकी आप कोई ऐसा नहीं कर सकते। धीरे धीरे व्यवस्था सुधरती है। मैंने हमेशा कभी ये नहीं कहा कि कोई बहुत बड़ा काम किया, लेकिन हाँ, जो मेरे संपर्क में आया, जो शिकायत मेरे पास आई, मेरे कार्य क्षेत्र में, आई इंश्योर्ड कि उसमें न्याय हो जाए और उसके मुझे परिणाम भी भुगतना पड़े, क्योंकि बहुत सारे पावरफुल ग्रुप्स को भी अगेंस्ट जो निर्णय होते थे वो उनको तो खराब लगते थे। वैसे एक बड़ी अच्छी कहावत है, मैं आपको बताऊं, आदमी को बुराइयों के साथ जीना चाहिए। अगर आपको बुराई नहीं चाहिए तो एक बड़ी अच्छी सेइंग है अंग्रेजी की, डोंट डू एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग, डोंट बी एनीथिंग। आपका कभी कुछ नहीं होगा, ना आप कुछ होइए ना कुछ बोलिए, डोंट डू और कुछ करिए। आप कुछ बोलेंगे और ना कुछ बनेंगे, आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप लो प्रोफाइल आइए, आप 4 साल रहे, 2 साल रहे, लोग भूल जाते हैं, कोई इतिहास आपको याद नहीं रखता है, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि यहाँ पे इस पद पे कौन है, तो मैंने बताता हूँ तो बोले पता नहीं, कभी सुना ही नहीं। वो उसी स्कूल ऑफ थॉट का है, डोंट डू एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग, डोंट बी एनीथिंग। तो हमको बुराइयां झेलना पड़ती हैं, हमारी ये है। और पुलिस की नौकरी में तो पहले से आए हैं, तो हमें तो मालूम ही है, कोई ठुल्ला बुलाएगा, कोई का बुलाएगा, कोई मामू बुलाएगा, पिटरेगा। ये तो हमारे समाज में चला आ रहा अंग्रेजों के समय। जी, अगला प्रश्न लेते हैं अभी, अगर समय हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, समय है, अगला प्रश्न लेते हैं। संदीप कुमार जी है दिल्ली से। अगर आत्मदीप सर अगर समय परमिट कर रहा हो तो ले ले, नहीं तो आप जैसा चाहें, बाइंड अप करना चाहें बाइंड अप करना चाहें। 1:19 हो गया है सर। इसमें एक प्रश्न है, हेलो, आप जैसा जी। इसमें एक प्रश्न आपके चैट बॉक्स में एक प्रश्न पूछा है, इसको थोड़ा सा हम आपके समक्ष रखना चाहिए। हाँ, चैट बॉक्स में इनका, एक सेकंड सर, ये मैं वापस आ रहा हूँ इसमें। इनका कहना है कि IPC 1860 या कोई Vivo V2130 से इन्होंने पूछा है कि IPC 1860 अमेंडमेंट 2013 कॉलम सेक्शन 166A
का सबसेक्शन बी में एफआईआर दायर करने के लिए क्या न्यायालय की मान्यता जरूरी है? एफआईआर, हाँ, मतलब आईपीसी जो अमेंडमेंट 2013 है, 2013, हाँ इसमें सेक्शन हाँ 166A है, हाँ 166 ए का हाँ इसका सबसेक्शन बी है 106, मतलब 166 का। इसमें क्या हाँ। एफआईआर दर्ज करने के लिए इस सेक्शन में न्यायालय की मान्यता जरूरी है? न्यायालय से क्या इसमें मान्यता जरूरी है? देखिए, जो डिसोबिंग, मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें जो 166A है, जहां तक माई नॉलेज गोज, कि पब्लिक सर्वेंट डिसोबिंग डायरेक्शन अंडर लॉ, तो जो भी उसको डायरेक्शंस मिले हैं वो अगर उसका ओबे नहीं करते हैं तो उसके लिए होता है। और उसमें न्यायालय के डायरेक्शन को मान्य ना करने के लिए अब बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शंस मिले हुए हैं 197 सीआरपीसी के तहत, कि अगर वो लॉफुल ड्यूटी का, अगर उस समय लॉ में है, अपने जो भी ऑफिशियल ड्यूटी पे है, तो उसको प्रोटेक्शन है, तो गवर्नमेंट की सैंक्शंस वगैरह जरूरी होती हैं। अब मुझे स्पेसिफिक नहीं मालूम है कि इसमें किस चीज के लिए पूछ रहे हैं। बहुत सारे स्टेट अमेंडमेंट्स होते हैं इसमें, कुछ स्टेट्स अलाउ करते हैं कि न्यायालय की चाहिए, कुछ में होता है कि नहीं होता है। जैसे यूपी में एंटीसिपेटरी बेल नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया सीआरपीसी अमेंड करके 438, कि हमारे यहाँ किसी भी केस में एंटीसिपेटरी बेल होगी ही नहीं, तो बेल का प्रोविजन ही खत्म कर दिया। बट हाईकोर्ट का अगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट कैन ऑलवेज डू इट 226 में, अपना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। बट अदरवाइज लॉ में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन खत्म कर दिया उन्होंने, तो जो सेशन कोर्ट है, जो सुपरवाइज, जिस कोर्ट से एंटीसिपेटरी मिलती है, वो खत्म हो गई। तो ये मुझे नहीं मालूम इन्होंने किस रेफरेंस में पूछा है, और लेकिन ये है कि हर स्टेट में अपने अपने अगर अमेंडमेंट्स होते हैं तो उसको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। 166A होता है पब्लिक सर्वेंट डिसोबिंग डायरेक्शन अंडर लॉ, तो लॉ के अंडर जो डायरेक्शंस होते हैं उसमें उनको प्रोटेक्शंस भी होते हैं। तो क्या है, प्रोटेक्शन का केस आता है या नहीं आता है, क्या है, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। नहीं सर, जैसे अक्सर लोग बात करते हैं कि आरटीआई में जानकारी लेना है, तो पीआईओ के द्वारा जानकारी नहीं दी गई, फिर वो उन्होंने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास मामला गया। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी ने यह आदेश दिया कि पीआईओ संबंधित मतलब अपीलेंट को जानकारी उपलब्ध करवाए, लेकिन उस फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसको डिसोबे किया पीआईओ ने वो जानकारी उसको नहीं दिलवाई और उसके विषय में कोई पत्राचार भी नहीं किया। तो यहाँ पर तो क्लियरली 166A का प्रकरण बनता है इसमें। देखिए, इसमें किसी भी चीज पे दो पनिशमेंट नहीं मिल सकते हैं, उसमें डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू कर देते हैं और डिपार्टमेंट पनिश करता है उसको शो कॉज नोटिस देके, और वो होता है। नाउ दिस इज फॉर द डिपार्टमेंट टू डिसाइड कि एफआईआर करवाए, क्योंकि एफआईआर करवाएगा कौन? समबडी हैज टू फाइल एन एफआईआर। अब वो आदमी अगर जो पीड़ित है जो नहीं, अपीलेट अधिकारी अगर वो अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करता है कि उसको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग लॉन्च करना है, तो हमारा कानून ही कहता है कि नोबडी कैन बी पनिश, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि फॉर सेम ऑफेंस ट्वाइस। तो वो अगर वही ऑफेंस है तो उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही तो क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है। और वैसे ये बता दें, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थोड़ी फास्ट प्रोसीडिंग होती है, सजा वजा जल्दी मिल जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली कि एक जानकारी ना देने पे कितना पनिशमेंट है और डिपार्टमेंट इंक्वायरी में कितना पनिशमेंट है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, ये ऑफेंस भी क्योंकि ये कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ट्रायल है, तो कुछ मतलब उसको, ये तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का डिस्क्रिशन है कि वो तुरंत पनिशमेंट देना चाहता है या वो बाद में करना चाहता है। सर, इसमें एक राज जी ने एक प्रश्न पूछा है, चैट बॉक्स से उठा रहा हूं। इनका कहना है कि पुलिस विभाग आरटीआई आवेदन पर मांगी गई सूचना कभी भी समय पर नहीं देता। जब तक चार्जशीट पेश नहीं होती, पुलिस जवाब में कहते हैं कि जांच के तहत मामला चल रहा है। चार्जशीट जमा करके बाद में आरटीआई का जवाब आता है, सारी जानकारी दस्तावेज कोर्ट में फाइल है। इस तरह से पुलिस का कहना होता है कि कोर्ट में चली गई है फाइल, इसलिए पुलिस से कभी किसी आपराधिक प्राथमिकी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो इनसे जानकारी कैसे प्राप्त की जाए? देखिए, प्राथमिकी का तो ये है कि नेट पे ही अवेलेबल है, और बाकी लॉ में जिनको एफआईआर की कॉपी लेने का प्रावधान है उन्हीं को मिलेगा। लॉ में तो बड़ा क्लियर है। चार्जशीट जैसे दायर हो गई है फाइनली कोर्ट में, चार्जशीट की सभी एक्यूज को कॉपी दी जाती है, जितने एक्यूज हैं उनको कॉपी दी जाती है चार्जशीट की।
वो लॉ में लिखा हुआ है। हाँ, मिलना चाहिए। हर एक्यूज को चार्जशीट की कॉपी दी जाती है और चार्ज फ्रेम होने के पहले उसका कोर्ट में बयान होता है, वो बताता है कि मुझे चार्जशीट की कॉपी मिल गई है। ठीक है सर, अब इससे वो तो बताता है कोर्ट में। चैट बॉक्स से हटाकर अपन हेलो, हाँ सर, चैट हेलो बॉक्स से हटाकर अपन सीधे क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। जी राजेंद्र पुंडगिया जी, क्या है आपका प्रश्न? सर नमस्कार सर। हाँ, जी नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा प्रश्न शैलेंद्र सर से है सर। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का रिपोर्ट देखा गया है कि 82% ऑफ जो केसेस जो है 498A के है वो फॉल्स केसेस पाए गए हैं और एक्यूज जो है एक्विट हो गया है। तो इन जो 498A केसेस जो दायर हो चुके पुलिस स्टेशन में, उसमें प्राय महिलाओं ने ये लिखा है कि हमने सो अमाउंट का दहेज दिया था। तो जब वो, मेरा कहने का मतलब है कि जब वो एक्यूज एक्यूट हो गया है तो पुलिस के पास कोई प्रावधान नहीं है कि उनके खिलाफ जो महिला ने लिखा हुआ है झूठ कि उन्होंने दहेज इतना इतना दिया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे सर। देखिए, पुलिस रिपोर्ट पे खात्मा, खारिजी और मतलब चालान, 3 चीज होती हैं। पुलिस ने एक बार चालान कर दिया, अब कोर्ट के ऊपर होता है। कोर्ट ने अगर एक्विटल कर दिया तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद उस व्यक्ति को अगर कुछ करना है तो वो अपने मानहानि पे जाए। जो भी विक्टिम है, अब मैं कहूंगा कि विक्टिम है, पहले वो एक्यूज था, नाउ ही बिकम्स विक्टिम, केस टू द कोर्ट। पुलिस अपने पे नहीं कर सकती क्योंकि हॉस्टाइल हुई है, किस तरीके से एक्विटल हुआ है वो कोर्ट के जजमेंट पे होता है। कई बार वो कहते हैं कि पुलिस एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाई, कई बार वो होता है वो हॉस्टाइल हो जाती है। मैंने तो रेप से देखा है, जजेस को ऑर्डर, वो विक्टिम हॉस्टाइल होती है रेप की, तो उसे रिकवरी की आदेश कर देते हैं कि इसने जो कंपनसेशन लिया है 2 लाख रुपए वो उससे वापस रिकवर किया जाए। तो ये तो कोर्ट अपने विजडम पे, कोर्ट के कार्य क्षेत्र का है। लेकिन बहुत सारे ब्रिलियंट जजेस के ऑर्डर्स मैंने देखे हैं, वो रिकवरी कर देते हैं। जैसे ही वो हॉस्टाइल होती है तो बोलते हैं इसने जो अपना ये लिया है पैसा, कंपनसेशन लिया है, वो इसको वापस इससे रिकवर करो। भले ही नहीं हो पाए, लेकिन क्योंकि उसके पास तो होता ही नहीं है, देगी। सर मेरा एक प्रश्न है सर, शैलेश सर से है सर। हेलो। शैलेश सर नहीं है, और अगली बार आएंगे तब आप उनसे प्रश्न पूछिए। जी ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं दिलीप कुमार त्रिपाठी जी। आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। दिलीप कुमार त्रिपाठी। हाँ, नरेश कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। नरेश कुमार जी। हेलो सर, मेरा सर से ये प्रश्न था कि अगर किसी थाने के अंदर 2 पार्टियों के बीच में राजीनामा हुआ है तो उसका रिकॉर्ड कितने समय तक रहता है सर? हेलो सैलेम सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर लें। आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लें प्लीज। जी, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, कैन यू हियर मी? हाँ सर। यस सर। जी, देखिए, पहली चीज तो ऑफेंस 2 तरह के होते हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कुछ केसेस में थाने पे कंपाउंडिंग हो सकती है, कुछ केसेस में कोर्ट में कंपाउंडिंग होती है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा, कोर्ट में कंपाउंडिंग हुई है तो उसका रिकॉर्ड कोर्ट के परमानेंट रिकॉर्ड में रहेगा, वो जब तक कि वो इलिमिनेशन नहीं हो जाए। वो आजकल क्योंकि कंप्यूटराइज हो गया तो बहुत बढ़ गया। थानों में इलिमिनेशन के लिए रिकॉर्ड के, अब मुझे नहीं मालूम कि ऑफिशियल कंप्रोमाइज की आप बात कर रहे हैं या अनऑफिशियल। बहुत सारे थानेदार लोग होते हैं, दोनों पार्टी उठाते हैं, आपस में राजीनामा कराते हैं, दोनों को एक एक कॉपी पकड़ा देते हैं, एक कॉपी थाने में रख लेते हैं, खत्म कर देते हैं। लॉ में ऐसा प्रावधान तो नहीं है, लेकिन ये अपना एक हिकमत अमली से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर निकाल के थानेदार आपस में समझौता करा देता है, दोनों का हो गया भाई, चलो आप लड़ेंगे नहीं। लेकिन पहली चीज, पुलिस को पावर है भी नहीं है कंपाउंडिंग की उस पर्टिकुलर केस में। पुलिस को मोटर व्हीकल एक्ट में कंपाउंडिंग की पावर है कि अगर वो चाहे तो कंपाउंडिंग हो जाएगी, कि उसको 500 समन शुल्क जो कहलाता है। कुछ दूसरे केसेस हैं, बाकी ऐसी पावर है नहीं कि आप कंपाउंडिंग कराते रहे थाने में बैठ के। कंप्रोमाइज कई बार अनऑफिशियल होती है,
तो उसका रिकॉर्ड कितना रहता है मैं कह नहीं सकता हूं, उसका लॉ में प्रोविजन नहीं है आपकी केवल, लेकिन रोजनामचे का प्रोविजन है। और नियम ये कहता है कि हर प्रोसीडिंग थाने की रोजनामचे में चढ़ाना चाहिए, मिनट टू मिनट, जिसको जनरल डायरी कहते हैं। और जनरल डायरी कितने साल तक प्रिजर्व करना है उसका स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि 10 साल तक उसको रखना है। और अब तो क्योंकि कंप्यूटर पे जनरल डायरी लिखी जाने लगी है तो अब तो बहुत लंबे समय तक चल जाती है। अदरवाइज पहले उसको जनरल डायरी को 10 साल तक रखते थे, उसके बाद नहीं होता। जरान रजिस्टर लाइफ टाइम रहता है, हर चीज का अपना अपना नियम है। केस डायरी लाइफ टाइम रहती है, कौन से कब उसका इलिमिनेशन कहते हैं उसको, रिकॉर्ड इलिमिनेशन का, क्योंकि थाने की बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं होती थी कि हर रिकॉर्ड को आपका 100 साल तक 500 साल तक रख सकें। लेकिन जैसे विलेज क्राइम नोटबुक है, अभी भी अंग्रेजों के समय के नोट लगे हुए वो नोटबुक्स हमारे यहाँ थानों में अवेलेबल हैं। तो थाने में स्पेस की कमी, फिर दीमक लग जाती थी, पानी बरस जाता था, बहुत सारे खराब हो जाते थे। कुछ लोग जानबूझ के भी कि पानी खराब हो गया रिकॉर्ड हटा देते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, दीमक भी लगती थी, हम गैमिक्सिन डालते रहते थे, गैमिक्सिन बैन हो गई फिर। तो बहुत सारी चीजें, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ कि आपको कौन सा रिकॉर्ड है, लेकिन कंपाउंडिंग के लिए बड़े क्लियर नियम है कि कौन कंपाउंडिंग करा सकता है कौन नहीं करा सकता, और जनरल डायरी में उसकी एंट्री होती है। तो सर वो हमारा कुछ 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था उन्होंने मेरी पे। तो उसके बाद में उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की। एफआईआर दर्ज नहीं की तो फिर उसके बाद मैंने एसपी के पेश हुआ, एसपी ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर मैंने सीएम साहब को लिखा, सीएम साहब को लिखा तो उसके बाद जब इनके पास प्रेशर आया तो फिर उन्होंने क्या काम किया, प्रेशर बना के और वो मेरा कब्जा तो इन्होंने दिला दिया, ठीक। और जो दूसरी जगह थी उनके बारे में राजीनामा लिखा के दे दी थी, बाकी जो जमीन इसके हिस्से की इसको दे दी जाएगी, और एक कॉपी मेरे को दे दी और राजीनामे की, और एक ओरिजिनल कॉपी रिकॉर्ड में रख ली। और अब मैं रिकॉर्ड की कॉपी मांगता हूँ तो वो कहते हैं हमने तो डिस्ट्रॉय कर दी, और फोटो कॉपी का वकील कहते हैं फोटो कॉपी को कोर्ट नहीं चलती। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको ताज्जुब होगा, आपने जो काम किया वो टोटल इलीगल है, आप खुद ही इसमें दोषी हैं। पुलिस का काम कोई जमीन अमीन दिलाना नहीं होता है, ये सिविल नेचर का होता है। कोर्ट के थ्रू ही आपको या मजिस्ट्रेट के थ्रू, एसडीएम के थ्रू ही आपको अपनी जमीन का कब्जा मिल सकता है। पुलिस ने जो काम किया, आपको जमीन का कब्जा दिलाया, वो इलीगल है। तो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूं, आपको तो आपने शिकायत की, उन्होंने आपके डर से या जहां भी आपने की वहां से उन्होंने उस डर से बचने के लिए कि दोनों को बुलाया, ये किया। पुलिस एट द मोस्ट केस रजिस्टर कर सकती थी, वो भी सिविल केस होता है एक्चुअली, ये नॉन कॉग्निजेबल होता है, आपको कोर्ट में जाना चाहिए। संपत्ति संबंधी विवाद ये सिविल नेचर के होते हैं, इसमें आपको सीधे कोर्ट में एफआईआर, कोर्ट में ही केस दायर करना पड़ता है, इसकी एफआईआर नहीं होती है। जो आपको पुलिस ने जमीन दिलाई वो इलीगल है, आपको गलत तरीके से जमीन मिली। सर यहाँ पे एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में, इनको उठा लेते हैं। हेमंत कुमार पूछ रहे हैं, आनंद जी एक रोजनामचे से जुड़ा सवाल भी है, रोजनामचा और जी रोजनामचा से भी क्या आरटीआई में रोजनामचा? एक सेकंड सर, एक सेकंड में जरा ईयरफोन निकल गया, लगा लूं इसको। जी सर बताइए सर। सर इनका ये कहना है, एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में, कह रहे हैं कि रोजनामचा की जानकारी क्या हम आरटीआई से प्राप्त कर सकते हैं? हाँ मिल जाती है जी बिल्कुल। और एक हेमंत कुमार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की चोरी के शक में उसको मारने के बाद फिर उसके घर वाले उठा करके घर लाए, कीचड़ में सना था, नहला धुला करके फिर हॉस्पिटल में भर्ती किए, इलाज करवाए। इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। पुलिस में प्रकरण दर्ज हुआ, 6 महीने का समय व्यतीत हो गया है। जब वो जाकर के जानकारी मांगते हैं उस केस के विषय में तो बार बार उनको जवाब मिल रहा है कि मामला इन्वेस्टिगेशन में है। तो उनका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में कब तक मामला हो सकता है और क्या क्या जानकारी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगा ऐसा कहकर रोकी जा सकती है, और उन्हें कब जानकारी मिलेगी इस केस के विषय में? पहली चीज तो केस किस धारा में अरेस्ट रजिस्टर हुआ और किसके खिलाफ रजिस्टर हुआ है, ये एक इम्पोर्टेंट। दूसरा मैं आपको बताऊं, केस के इन्वेस्टिगेशन की कोई लिमिट नहीं होती है, हमारा लॉ है। एक्यूज अगर जेल में है तो उसकी जमानत की जरूर होती है कि अगर वो एक्यूज जेल में है और 90 दिन के अंदर अगर चालान पेश नहीं हुआ है, अगर मतलब का नहीं मेजर पनिशमेंट का केस है और माइनर का अगर है 3 साल से कम सजा है, तो 60 दिन के अंदर अगर उसका चालान पेश नहीं होता है तो उसको जमानत का अधिकार मिल जाता है, हक मिल जाता है। केवल जमानत के लिए डेट फिक्स है कि इतने दिन में इन्वेस्टिगेशन करके चालान लगाना है, और वो भी लोग चालान लगा देते हैं। जैसे एक केस में 4 मुलजिम हैं, 2 अरेस्ट हो गए और 90 दिन हो रहे हैं,
तो उसको चालान लगा देते हैं और सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन जारी रहता है, उसको सप्लीमेंट्री चालान कहते हैं, और उसका इन्वेस्टिगेशन जारी रहता है। तो वो अलग से चलता रहता है, उतने 2 एक्यूज के खिलाफ चालान लग जाता है और जो 2 फरार हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी रहता है। तो कानून में इन्वेस्टिगेशन की कोई लिमिट नहीं है, कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनमें सुपरवाइजरी अफसर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के थ्रू की कहते हैं, जैसे रेप का केस है तो उसमें इतने दिन के अंदर चालान लगाना है, एट्रोसिटी एक्ट का केस है तो इतने दिन में चालान लगाना है। लेकिन अगर मुलजिम ही अरेस्ट नहीं हुआ है तो चालान लगाने का मतलब क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन में ही रहेगा। एक सर और चैट बॉक्स। नमस्ते सर। नमस्ते सर, जय। हाँ हेमंत कुमार जी, कौन सी धारा में ये मामला दर्ज हुआ था, थोड़ा बताएं, शॉर्ट में बताइएगा। सर थोड़ा मैं रोक देता हूँ, तो मतलब मर गया ना। हेलो सर। नहीं तो किसके खिलाफ हुआ है? 302 किसके खिलाफ रजिस्टर हुआ है? नहीं सर, पुलिस के खिलाफ कोई नहीं, पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं किया है, सिर्फ मर्ग कहते हैं, ये इसको तो कहते हैं मर्ग। ये अननेचुरल डेथ का केस है, उसको जब तक चाहेंगे तब तक इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, उसमें कोई नियम नहीं फिक्स है। और उसके बाद वो अगर उसको लगाएंगे और एसडीएम से अगर उसको फाइल करा देते हैं, क्योंकि हाँ जी, लेकिन सर जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि उसका जो रहने का ठिकाना उसको अलग पुलिस स्टेशन लगता है, पर जहाँ पे घटना घटी है वो भी अलग पुलिस स्टेशन है। तो मैंने दोनों जगह पे आरटीआई की, क्या जो उसका रहने का घर है वहां पे जो पुलिस थाना लगता है वहां से जवाब आया कि हमारे पास कोई भी माहिती उपलब्ध नहीं है, और वहां से जवाब आया कि भाई ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रोग्रेस है, ऐसा। तो सर, और दूसरा है तो किसी को शक के दायरे में लिया नहीं, किसी को कुछ नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर पोस्टमार्टम में तो बहुत सारी जगह पे चोट का निशान है, ब्लड का क्लॉटिंग का निशान है, तो ऐसा बहुत सारा लिखा हुआ है। और उन लोग को शक के दायरे में 1-2 लोग को बुलाया भी था, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं ये एक्शन हुआ। और दूसरा है कि जिसने मारा, जो शक के दायरे में नहीं, मतलब उनका फैमिली क्लेम कर रहा है कि भाई इसी बंदे ने और इन्हीं लोग ने मारा है, तो उनके ऊपर तो कोई भी कार्यवाही अब तक नहीं हुई, ना तो कोई एफआईआर हुआ, ना कोई उनकी अर्जी आवेदन लिया गया, कुछ नहीं हुआ है। हाँ सर। देखिए आपने तो जो जहां तक मैं समझा था, आपने ये कहा था कि थाने में ले गए थे और थाने वालों ने मारा था और छोड़ दिया और 2 दिन बाद उसकी डेथ हुई। थाने वालों में नहीं सर, नहीं, थाने वालों ने नहीं मारा। नहीं उसको मारा था, लेकिन तो वो बाद में देखिए, अगर पोस्टमार्टम में इंजुरी आई है और वो इंजुरी होमिसाइडल है, तो इंजुरी 3 तरह की हो सकती है, होमिसाइडल, सुसाइडल और एक्सीडेंटल। तो अगर वो होमिसाइडल इंजुरी है तो मर्डर केस बनता ही बनता है, उसको नहीं रोक सकते हैं, आप कंप्लेंट करिए हायर लेवल पे। सुसाइडल है तो सुसाइड का केस बनता है, लेकिन पुलिस क्या करती है, जब कोई आदमी की डेथ होती है तो उसको अननेचुरल डेथ, मर्ग बोलते हैं जिसको, 174 सीआरपीसी उसको रजिस्टर कर लेते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके एविडेंस के बेसिस पे कि वो होमिसाइडल है, सुसाइडल है, एक्सीडेंटल है, उस हिसाब से केस करते हैं। तो अगर उसको चोटें आई थी और चोटों का नेचर उनको मेडिको लीगल से पूछना चाहिए था, एफएसएल से पूछना चाहिए था कि ये चोटें हैं वो किस तरीके की हैं, और अगर वो चोटें होमिसाइडल हैं तो मर्डर केस बनता है। अब नहीं किया है, उसकी शिकायत करना पड़ेगी, वो नहीं, अगर थाने ने नहीं किया है तो एसपीयू करना पड़ेगी। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं, अब उसको ले कहां से गए थे, जिस थाने ने कहा कि हमारे पास कोई महती नहीं आई है, क्योंकि मर्ग वहां रजिस्टर हुआ, लेकिन अगर यहाँ से किडनैपिंग हुई है कि उसको उठा के ले गए हैं, तो ऑफेंस तो ओरिजिनल थाने से शुरू हो गई, उसके रहवास से, और ऑफेंस जहां से शुरू होती है मेन तो वहां पे रजिस्टर होगी। तो ये मर्ग वहां ट्रांसफर करके इनको कायदे से उनको करना चाहिए। तो अगर केस के डिटेल्स देखें तो ही मैं आपको बता सकता हूं कि इसके क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या एविडेंस है, कहां करना चाहिए। ऐसे केवल एक पैराग्राफ समझ के मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, क्यों इन्वेस्टिगेशन इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। नहीं सर, मैं आपको मैं ईमेल डालता हूँ पूरी घटना का, और जो भी मेरे पास जो भी है डॉक्यूमेंट्स वो भी डालता हूँ आपको ईमेल में। ठीक है सर जी। ठीक है, आगे बढ़े। और दिलीप कुमार त्रिपाठी, हाँ अब आप पूछिए अपना प्रश्न। दिलीप कुमार त्रिपाठी, हेलो दिलीप कुमार त्रिपाठी, आपको 3-4 बार से कॉल किया जा रहा है, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप बोलिए कुछ भाई।
वो शायद उनका माइक, वो तो म्यूट है। नहीं नहीं अभी हाँ म्यूट अभी है। हुए हैं वो एक्चुअली, नहीं वो तो अभी म्यूट हुए हैं, लेकिन अच्छा वो बोलना। हाँ हेलो त्रिपाठी जी, आपका प्रश्न है क्या? हाँ जयपाल सिंह जी, आप लाइन पे आ गए हैं, देखिए हाँ आपकी आवाज आ रही है जयपाल सिंह जी। आप थोड़ा नेटवर्क में रहा करिए, कहाँ रहते हैं, किस खो कर जरा में। नो 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 नो, यू स्टिल हैव द सेम प्रॉब्लम, वही है आपका, बार बार वो कड़कड़ाहट की आवाज आ रही है, कहीं कनेक्टिविटी का इशू है, आप उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करिए। धनी राम गुप्ता जी हैं, धनी राम गुप्ता जी सागर से, बताइए आपका क्या प्रश्न है? अपने आप को अनम्यूट कर लें धनी राम गुप्ता जी। जी सर, जी सर। हाँ बताइए सर, हमारे यहाँ किसानों के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने धोखाधड़ी की है और हम लोग 156(3) के तहत हाई कोर्ट में गए और कोर्ट के आदेश से एफआईआर हुई है। एफआईआर हुए सर 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। आखिर ये इन्वेस्टिगेशन कब तक हो सकती है सर? मैंने आपको बताया ना, हमारे कानून में इसका कोई वो नहीं है, प्रावधान नहीं है कि कब तक चल सकती है इन्वेस्टिगेशन। आपने देखा होगा कभी 10, 15 साल केसेस चलते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कई ऑब्जर्वेशंस भी देखे होंगे माननीय उच्च न्यायालय के और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर देखे होंगे कि 10, 15 साल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो मैं इस पे नहीं कह पाऊंगा कि इंडिविजुअल केस में क्या है वहां का, लेकिन हाँ आपको एक्सपेडाइट अगर कराना है तो यू शुड फाइल एन एप्लीकेशन इन दी सेम कोर्ट की 156(3) ने जिसने ऑर्डर किया था उससे कहें भाई कि इनको बोलें कि हर हफ्ते इन्वेस्टिगेशन की प्रगति कोर्ट में पेश करें या हर महीने इन्वेस्टिगेशन की प्रगति पेश करें। क्योंकि कोर्ट ये तो नहीं कह सकता कि क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, कैसे करना है, लेकिन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है कि इन्वेस्टिगेशन की प्रगति से अवगत हो। कोर्ट कई बार कहते हैं, हाई कोर्ट कई बार ऑर्डर्स देते हैं कि आप 15 दिन में इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आइए। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम कोर्ट के पास जाते हैं कि साहब हमने इतना इतना कर लिया है, आपके जो निर्देश थे इनका हम नहीं किया। वो नहीं तो हम 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन करके खात्मा खारजी चालान हमें जो लगाना होता है हम लगा देते हैं, उस पर कोर्ट कुछ नहीं कहता। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए कोर्ट हमें डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है धनी राम जी, बिल्कुल फॉलो करिए सर ने जो आपको सजेशन दिए हुए हैं। अनिल कुमार जी, आपका क्या प्रश्न है? अनिल कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। शिवानंद जी, बीच में एक रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से हम माननीय चैलेंज से करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के बाद भी लोग आपसे पुलिस से जुड़े मामलों में कोई कानूनी सलाह ले सकें या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें, इसके लिए किस माध्यम से आपसे संपर्क कर सकते हैं? कोई फेसबुक की लिंक? मेरा मोबाइल नंबर दे दें, सबसे बढ़िया मोबाइल नंबर दे दें, मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। वो 24 घंटे देखते रहते हैं। फेसबुक तो कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठता हूँ तो देखता हूँ मैं, मतलब अदरवाइज वो उसी दिन देखता हूँ। वो इनबॉक्स में एक दिन फिक्स करके रखा हुआ है, इकट्ठे सबके देते हैं। चाहे वो आज चैलेंज श्रीवास्तव जो हमारा फेसबुक चैप्टर है उस पर दे दें इनबॉक्स में अपनी कंप्लेंट, उस पर कर लेंगे। कोई अर्जेंसी हो तो मैं आपसे जुड़े हुए लोग हैं दे सकते, नहीं तो आज चैलेंज श्रीवास्तव पेज है फेसबुक पे, उस पे इनबॉक्स में डाल दें। और सर एक काम और करेंगे, अब तो आप आते ही रहेंगे हमारे कार्यक्रम में बीच बीच में। कॉल भी दीजिए सर, लोग नोट कर लेंगे नंबर, अगर कॉल भी दें तो लोग नोट कर लेंगे। 9425008490, इस पे व्हाट्सएप करेंगे। ओके, 9425008490। धन्यवाद। ठीक है सर, अगला प्रश्न लेते हैं। अनिल कुमार जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि एक मोबाइल गुम हुआ था जो है 3 महीने से ज्यादा हो गया, तो उसको पुलिस थाने ने कंप्लेन दिया था, तो उन्होंने कहा कि सर्विलांस पे लगा है, और ऐसे बताते हैं कि अभी उसको वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? तो हम क्या इसकी जानकारी आरटीआई में ले सकते हैं कि सर्विलांस की क्या मतलब लिखित में हमें कुछ मिल सकती है इसकी? देखिए, अगर एफआईआर हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल तो सामान्यतः नहीं देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आपको बता सकते हैं। सर्विलियंस पे लगने कोई वो चीज नहीं होती है। वो एक रेगुलरली जो भी एजेंसीज हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर्स, एक्चुअली मैं आपको बताऊं मोबाइल फोन डिटेक्ट कैसे करते हैं। हर मोबाइल फोन में एक IMEI नंबर होता है,
ठीक है, इंटरनेशनल मोबाइल यूज होता है, लेकिन क्रिमिनल बड़े होशियार होते हैं। ये पहले चाइनीज मोबाइल थे, उनके 25 मतलब 200 300 मोबाइल का AMEI नंबर होता था। बाद में हमने यहाँ पे करते हैं, वो एक छोटा सा चिप होता है जिसको वो बदल पड़ा था कि किस तरीके से ये मशीन लगा के चोरी के मोबाइलों के IMEI नंबर चेंज करते थे। फिर बहुत सारे लोग हैं, अगर वो उसमें जब तक कि कोई IMEI नंबर तो फिक्स है, अब जब तक उसमें कोई सिम नहीं डालेंगे तो करते क्या है, ये मैच करता है कि सिम और IMEI नंबर, तो उस IMEI को जब वो किसी नेटवर्क में आता है, वो सिम के थ्रू ही आएगा, तो अगर वो किसी के नेटवर्क के थ्रू आता है उसको, तो वो उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल आजकल बहुत होशियार हो गए हैं, मैं तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि वो लीक हो जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है बहुत सारे क्रिमिनल किस तरीके से कर रहे हैं कि वो कभी नहीं पकड़े जाते। उसमें भी एक परिवर्तन उन्होंने शुरू कर दिया है, वो पुलिस को है। मैं पुलिस वालों से रिक्वेस्ट किया हूं कुछ से कि आप इस तरीके से करो, और नहीं तो ये तो क्रिमिनल जो है अपने ग्रिप में आएंगे नहीं, वो बड़े होशियार होते हैं। तो वो सर्विलियंस में लगा। सर्विलियंस कोई ऐसी नहीं है, सभी टेलीफोन कंपनियों को उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि ये IMEI जब आपके नेटवर्क में आए तो हमें बताइएगा। बस एक चिट्ठी ही तो है सभी के लिए, सभी सर्विस प्रोवाइडर चली जाती है, 2-3 महीने में उसका रिव्यू होता रहता है। ये तो मैं आपको बिना केस डायरी देखे बता रहा हूँ, यही उत्तर मिलेगा। ठीक है सर, अगला प्रश्न लेते हैं। ललित सोनी जी, एक बार आप उन्हें अपनी बात रखिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर आप भैया जल्दी प्रणाम छुट्टी दीजिए मेरे को। सर। सबसे पहले तो नमस्कार। लास्ट क्वेश्चन है सर, इसके बाद बिल्कुल अपन जी। सर एक तो जैसे मेरा सबसे पहला सवाल था ये कि रोजानामचे की जानकारी अपन RTI के जरिए कैसे ले, इसकी आपने जानकारी दे दी। बट सर मैंने उसके लिए SDIP महोदय को एक RTI दी थी, लगभग 2 साल हो गए, पर वहाँ के जो पुलिस थाने के अधिकारी है यहाँ बड़नगर के, उनसे मैं एक जानकारी ले रहा था कि जो जैसे अभी एक थोड़ी देर पहले एक क्वेरी आई थी कि हमने कोई समझौता कराया है थोड़ा, तो उसकी डिटेल कैसे ले। तो उसके अंदर क्या हुआ कि एक मैटर ऐसा आया था जिसके अंदर कुछ सहमति बनी थी, उस सहमति की मैंने वो कॉपी मांगी थी, पर उन्होंने आज दिन तक मुझे उपलब्ध नहीं कराई। एक तो ये मेरा क्वेश्चन था। मेरा सेकंड क्वेरी ये थी कि एक RTI एक्टिविस्ट जनरल सामान्य कार्यकर्ता पुलिस सुरक्षा को कैसे प्राप्त कर सकता है। आप चूंकि वरिष्ठ हैं तो आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। ये 2 चीजों को मैं जानना चाह रहा था। मैं आपके दोनों प्रश्नों, एक तो देखिए RTI एक्ट में तो बड़ा क्लियर प्रोविजन है, एंड दिस इज मतलब मैं कहूंगा हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास एक कानून है जिससे बहुत सारी चीजें, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। मैंने जो बताए थे दुरुपयोग अलग चीज है, लेकिन फायदे इसके बहुत ज्यादा हैं। आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है उस पर अपील करिए, नहीं हो सेकंड अपील में जाइए, और एक और अदरवाइज पैरेलल तरीका है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए कि हमारा ये ऐसा ऐसा हुआ था, इनसे हमें कॉपी दिलाइए। कोर्ट भी ऑर्डर कर देता है, कोर्ट से तो ऑर्डर बड़े आसानी से हो जाता है। पहला प्रश्न। दूसरा, सामान्य RTI कार्यकर्ता को गनमैन नहीं मिलता है, वो तो जिसको थ्रेट होती है, जिसको जान का खतरा होता है, उसको गनमैन मिलता है। अब वो एक हमारी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होता है, उसमें रिव्यू होता है। अगर हम प्रतिवेदन बना के भेजते हैं तो उसमें, और फिर कितने समय के लिए मिलेगा और कितने गनमैन मिलेंगे, कि 3 महीने के लिए उसकी जान को खतरा है, आपको जेन्युइन खतरा होना चाहिए, वो ऐसे नहीं मिलता है। वो उसके लिए कितना खतरा है और क्या मतलब कितने क्वांटम का उसका सिक्योरिटी मिलना चाहिए, वो उसके लिए फिक्स होता है। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होता है, गृह मंत्री जी उसके अध्यक्ष होते हैं मध्य प्रदेश में, और होम सेक्रेटरी और DGP मेंबर होते हैं। वो कमेटी डिसाइड करती है, उसका रेगुलर रिव्यू होता है कि कितने लोग को बिना मतलब में गनमैन दिए गए हैं तो उनको विड्रॉ किए जाएं, कितनों की सुरक्षा को अब थ्रेट नहीं है, इशू खत्म हो गया है तो उनसे विड्रॉ किए जाएं, या कितने नए आए हैं उनको दिए जाएं, ऐसा होता है। एक इसी से जुड़ी हुई एक क्वेरी एड थी कि जैसे अभी एक थोड़ी सी पहले क्वेरी आई थी कि 498 या ड्रॉवली एक्ट के तहत पंजीबद्ध हो जाते हैं, चूंकि कोर्ट से उसका निराकरण होता है। ये बात आपकी मैं पूरी तरह से सहमत हूं। बट अगर मान लीजिए कि अगर कोई इस तरह की गलत जानकारी देके पुलिस को भ्रमित करके इस तरह के FIR लॉन्च करा देता है, तो क्या पुलिस या मतलब अपन पुलिस प्रणाली में ऐसी कोई तकनीक है कि जिसकी मदद से उन जिन व्यक्ति ने गलत FIR दर्ज कराए उसके अगेंस्ट पुलिस एक्शन ले ले? मैंने ऐसा सुना था कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं, 182-211 है, मैं आपको बता रहा हूँ, धाराएं बता रहा हूँ, 182-211 है। लेकिन पहले प्रकरण की खारिजी मतलब एक्सपंज रिपोर्ट कोर्ट से स्वीकृत कराना पड़ेगी। जब कोर्ट से एक्सपंज रिपोर्ट स्वीकृत हो जाएगी, उसके बाद पुलिस सुओ मोटो 182-211 फाइल करती है।
ठीक, धन्यवाद सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए और अपना बहुत महत्वपूर्ण समय लगभग 2 घंटे के आसपास तो आपने दिया, जो आप निरंतर आप टॉक करते रहे, हमारे बीच में वार्तालाप करते रहे। इसके पहले भी आप प्रारंभ से ही जुड़े रहे, तो लगभग 3 घंटे का बहुत महत्वपूर्ण समय। और आत्मदीप सर को मैं कार्यक्रम के अंत में इनवाइट करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए इसको कंक्लूड करें। सर अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को हम खास तौर पर इसलिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने पुलिस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आत्मनिरीक्षण के भाव से अपनी सारी बात रखी और बहुत बेबाकी से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष प्रस्तुत किए। पुलिस संबंधित कानून और न्यायालयों से जुड़ी कमियां और मजबूरियां उल्लेखित करने के साथ आपने सुधार की जरूरतों को भी रेखांकित किया। तो पारदर्शी भाव से सारी जानकारी रखने के लिए डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपेक्षा करेंगे कि आप भविष्य में भी समय समय पर इस वेबिनार में आके लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि देखिए हम सब ये महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान में जीवन से जुड़ी दुश्वारियां बहुत है। ज्यादातर लोग बहुत सारी चीजों से परेशान है, लेकिन उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों की सहायता के लिए हम जैसे जिन भी लोगों ने जो भी विशेषज्ञता हासिल की उसका लाभ उन लोगों को दे दें निःशुल्क परामर्श के जरिए, तो ये एक अच्छी जनसेवा है। और ये शैलेंद्र श्रीवास्तव जी सेवा कर भी रहे हैं पहले से, रिटायरमेंट के बाद से। तो चाहेंगे इस पेज के माध्यम से भी, इस वेबिनार के माध्यम से भी अपनी सेवाएं समय समय पर देता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि ये जो सर फोरम है इसके माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और इसका फिर बाद में मीडिया में भी सर्कुलेशन होता है। तो एक तरह से एक बेहतर व्यवस्था रहेगी कि कम से मंथ में या 2 मंथ में हम एक बार इस तरह से मिलें और आप सबका मार्गदर्शन करें, क्योंकि पुलिस से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो बहुत सारे लोगों को रहती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्योंकि मेन लॉ एंड ऑर्डर की जो एक व्यवस्था है वो पुलिस ही देखती है, और फिर दिक्कतें भी वहीं से सबसे ज्यादा चालू होती हैं दोनों तरफ से, एक तो जो पीड़ित है उसकी तरफ से भी और जो एक्यूज है उसकी तरफ से भी। तो यदि आप इस तरह से बीच बीच में आते रहे और अपना अनुभव शेयर करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को इसमें काफी हेल्प मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए और आप लोग इसी तरह से जुड़े रहे। हाँ, अगले संडे को हम आपको बता दें, आप लोग एक मैसेज अपने साथियों के बीच में भी रखें। हमारे बीच में ओम प्रकाश रावत जी जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, वो वनाधिकार और आरटीआई कानून को लेकर के हमारे बीच में रूबरू होंगे। आत्मदीप सर भी रहेंगे उसमें। तो आप लोग ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक सर्कुलेट करें और ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इसका लाभ प्राप्त करें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिवानंद जी, आपको भी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Recording stopped.